जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथ ही आज का हमारा टॉपिक होगा बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पुस्तकें और लेखक को। एग्जाम्स में अगर हम बात करें आपका साथी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, स्टेट एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको पीडीएफ दे ही चुके हैं, आप सब लोगों को पता होगा। और पीडीएफ में काफ़ी बुक्स होंगी, आपका ऑथर्स भी काफ़ी होंगे और हमने सभी को उसमें कवर किया है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हम हमेशा कराते हैं। ठीक है, तो उन बुक्स में हम आपको अभी और बताएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ में उसको मार्क भी करते रहना कि कौन सा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को हमको हमेशा रिवीजन के टाइम पर बहुत प्रायोरिटी को के साथ में रखना है, या बहुत प्राथमिकता उनको हमको देनी है। ओके, तो शुरू करें। थम्स अप करिए जी भैया, हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए आज हमारी ये 15वीं क्लास है और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स। कितने पार्ट में करेंगे? 2 क्लासेस में करेंगे इसको। तो 2 क्लासेस में आज जो हम करेंगे वो आपका जो खिलाड़ियों की पुस्तक है। खिलाड़ियों की पुस्तक का मतलब है आपका शायद वो 41वां या 42वां पेज है। ठीक है, जो हमने पीडीएफ कल टेलीग्राम में शेयर की, अब वहाँ पर 41वें या 42वें पेज तक का हम आज करेंगे। जिन साथियों को वो पीडीएफ नहीं मिली है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर लिंक में लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज वहाँ तक करेंगे और कल हम आगे के वो 30 पेजेस है उनको करेंगे। ठीक है, थम्स अप करें। बात क्लियर है मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जहाँ खिलाड़ियों की पुस्तक शुरू है वहाँ तक आज करेंगे और कल उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं भैया। 65 पेज हैं, हाँ 65 या 70 जो भी होंगे। ठीक है, क्योंकि 2-3 पेज ये भी तो होंगे ना, 1-2-3-4 पेज। कल का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा सेम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एकदम से फोकस होके मार्क करना जब हम मार्क करें जिसको। ठीक है, रामायण से शुरू करते हैं। रामायण संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। यानी कि सबसे पहले जो रामायण लिखी गई थी संस्कृत में रचित थी। सबसे प्राचीन रामायण किस भाषा में लिखी गई थी बताएंगे? सारे लोग बताएंगे। तो किस में थी? संस्कृत भाषा में थी। यानी वाल्मीकि जी ने लिखा था इसको, और किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। इसी को हम आर्ष रामायण कहते हैं। ठीक है, बाद में अवधी भाषा में रामायण किसने लिखी पूछा जाएगा। अवधी में रामायण किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने लिखी अवधी में रामायण। जिस पर हम बॉक्स बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी होगी। जिस पर हम बॉक्स बना देंगे वो सब क्या होगी? महत्वपूर्ण जानकारी होगी। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड है, छोटे हिस्सों में बांटा गया है और रामायण को 7 कांड यानी कि 7 तरीके से 7 अध्याय हम बोल सकते हैं मेजरली उनमें बांटा गया है। रामायण का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो आरटीएच ग्रिफिथ ने किया है। आरटीएच ग्रिफिथ कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और रामायण का फारसी अनुवाद? देखिए, अकबर हमने आपको पढ़ाया था मध्यकालीन इतिहास में कि अकबर ने अपने समय पर एक अनुवाद विभाग बनाया था। बताइए, अकबर के समय जो आपका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना था उसका क्या नाम था? क्या नाम से उसने विभाग बनाया था? हमने आपको पढ़ा रखा है, मकबत खाना। क्या बनाया था उसने? मकबत खाना बनवाया था। और वो बहुत इंटरेस्टेड था आपका ट्रांसलेशंस में, बुक्स के। तो यहाँ रामायण का फारसी अनुवाद ये अकबर के समय पर हुआ। किसने किया? ये किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, याद रखेंगे। हम एक एक बार इनको रिपीट भी कराएंगे आपको। रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ओझा। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण को लिखा है। और सब रामायण की एक जैसी कहानियां भी नहीं है, अलग अलग कहानियां भी हैं, याद रखना। तेलुगु में लिखी है आपका भास्कर ने, कन्नड़ में लिखी है कुमदेंदु ने और नेपाली में लिखी है भानुभक्त आचार्य ने। किसने लिखी है? भानुभक्त आचार्य ने लिखी है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी 4 भाषाओं के ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का। किसने किया? आरटीएच ग्रिफिथ ने किया। हम आपसे पूछे फारसी का किसने किया, तो आप कहेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के टाइम पे किया। हम आपसे पूछे तमिल में रामायण किसने लिखी, कंबन ने लिखी। और नेपाली में किसने लिखी, तो आप कहेंगे भैया वो लिखी भानुभक्त आचार्य ने। कन्नड़ में कुमदेंदु ने, तेलुगु में भास्कर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने। अब हम आपसे पूछेंगे क्या अभी तक जितनी भी भाषाएं आई उनमें हिंदी का कहीं जिक्र था? कहीं पर हिंदी का जिक्र था, हाँ या नहीं? आप कहोगे नहीं भैया। तो हम आपसे पूछे फिर रामायण जो हिंदी में मिलती है इसको ट्रांसलेशन किसने किया? रामायण का हिंदी अनुवाद किसने किया बताएं? रामायण का हिंदी अनुवाद
तो रामायण का साथी अगर हिंदी अनुवाद आपसे पूछे तो गीता प्रेस गोरखपुर। किसने किया है रामायण का हिंदी ट्रांसलेशन? तो गीता प्रेस। आपने अक्सर देखी होंगी गीता प्रेस की पुस्तकें मिलती हैं, गाड़ी होती है उनकी। तो वो जो भारतीय ज्ञान है उसको क्या सोचते हैं कि वो कम खर्चे में लोगों तक पहुंचे, कम खर्चे में, ठीक है, एक विशुद्ध ज्ञान लोगों तक पहुंचे। गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत बढ़िया, एकदम से ठीक है। तो गीता प्रेस करती है हिंदी में ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत? महाभारत की बात करेंगे, जिसको हम भारत जय या जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। उसके जो लेखन का काम किया, रचयिता उसके वेद व्यास हैं। इसमें कहा जाता है इसका लेखन जो है वो गणेश जी ने किया था, ऐसा कहा जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद ये भी साथी रजमनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। और किया किसने था? यानी अकबर के टाइम पर महाभारत और रामायण के फारसी अनुवाद हुए, और दोनों ही किसके द्वारा किए गए? ये किए गए अब्दुल कादिर बदायूनी के नाम, कादिर बदायूनी के द्वारा। और उसने नाम दिया रजमनामा। रजमनामा का मतलब क्या होता है? रजमनामा का मतलब है युद्ध की पुस्तक, द बुक ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ वॉर। अच्छा, हमने एक बुक सजेस्ट की थी आपको, आपको याद हो कि आप उसका ऑडियो बुक पढ़ना यूट्यूब पे, पढ़ा था आपने? द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर एक चाइनीज बुक है, हमने आपको बताया था, जो प्राचीन समय के युद्ध कौशल को दर्शाती है। लेकिन अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो आप उसके द्वारा समझ सकते हैं अपने जीवन के संघर्षों में भी आपको किन लड़ाइयों को लड़ना है। आर्ट ऑफ वार एक शानदार किताब है। और जब भारत शांति की तरफ जा रहा था तो उस समय चाइना में वो पुस्तक लिखी जा रही थी इस बात के लिए कि युद्ध कैसे लड़ा जाए, युद्ध कैसे लड़ा जाए। ओके, क्या बोलेंगे आपका? उसको बोलते हैं, उनका नाम है सुंजू। सुंजू ने लिखा है उसको, सुंजू। क्या बोलेंगे? रजमनामा। तो द बुक ऑफ वॉर है ये भी, रजमनामा। ये भी बताती है युद्ध नीति की, भाई आपका क्या किन घटनाक्रमों की वजह से। महाभारत पढ़ी होगी आप सब लोगों ने, या जर्नल तो आप जानते ही होंगे साधारण तरीके से, ठीक है। महाभारत जो बी आर चोपड़ा की, नहीं तो देख लीजिए उसको, रवि चोपड़ा। रात को सो जाओ तो भी एक एपिसोड सुन लोगे। उस समय पे शायद आपका 90 कुछ एपिसोड थे, 94 एपिसोड इसके आए थे, बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा का। तो वो मिल सकता है आपको यूट्यूब पे। जैसे रामायण के एपिसोड आए थे, 78 एपिसोड थे, है ना। रामायण पर टीवी पे आई थी, वो थे आपका दूरदर्शन पे। रामानंद सागर की रामायण थी। और आपका 1977 में शायद शुरुआत हुई उसकी, 1977 पहला धारावाहिक आया था रामायण का टीवी पर। तो ये भी पूछा जाता है, दूरदर्शन पर जो रामायण आई थी वो किसके द्वारा आई थी? तो रामानंद सागर। और दूरदर्शन पर जो महाभारत आई थी उसको भी नोट कर लो, क्या नाम है? बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा है, बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा। थम्स अप करें, बात क्लियर है? ठीक है। लगातार आई थी, पहले रामायण आई थी, वो शायद एपिसोड शुरू हुआ था उसका 25 जनवरी से, 25 जनवरी 1977 से शुरू होकर 31 जुलाई 1978 को लास्ट हुआ था। और फिर उसके बाद में रामायण शुरू हुई थी, ठीक है। देश में वो फेज था जबकि मतलब कि सनातन को इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया गया था। आपको वो देख, मतलब उस घटनाक्रम को आप देख सकते हैं। जैसे कि आज हम देखें कि हमारे देश में आप जानते हैं इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। तो कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कांवड़ यात्रा मतलब कब सुगम हुई थी? अच्छा, हम आपसे पूछे, बताइए पहला कांवड़िया कौन है दुनिया में? पहला कांवड़िया कौन है? कौन बताएगा? किसी एक व्यक्ति को कांवड़िया माना जाता है जो सबसे पहले कांवड़ लेके आए। फटाफट से आंसर करो, जल्दी से। देखिए, ऐसा हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा तुमने सुनी होगी। समुद्र को मथा गया, तो समुद्र को मथा गया तो पहले क्या निकला था? हलाहल निकला था, विष निकला था। और विष के बाद में अमृत निकला था। तो विष किसने पिया था? कहते हैं महादेव ने पिया था विष को। और विष जो महादेव ने पिया तो उनको फिर ठंडा करने के लिए गंगा जल अर्पित किया गया, गंगा जल अर्पित किया गया, है ना। तो उससे क्या हुए? वो ठंडे हुए। तो आज भी शिवलिंग पे जाके जो कांवड़िए हैं वो सब क्या करते हैं? गंगा जल का अभिषेक करते हैं, तो कि वो प्रथा हमारी बनी रहे। लेकिन आप देखोगे इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई देश में 1984 में, कब हुई थी इंदिरा गांधी जी की डेथ? 31 अक्टूबर 1984 को। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई थी देश में, ठीक है। तो एक तो ये मैसेज दिया गया था कि भाई आपका जैसे विहिप जैसे संगठन थे आपका, या 1984 में आपका अयोध्या में भी एक समिति बनी राम मंदिर के लिए। तो इन सब ने संगठित प्रयास किया इस बात के लिए कि भाई अब सनातन को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और एक इकट्ठा मैसेज देने की ज़रूरत है। तो उस समय पर भी कांवड़ यात्रियों ने, बहुत सारे जो आपका लोग थे, मतलब कि जो हमारे देश में प्रमुख लोग थे, उन्होंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जनमानस तक पहुंची।
और यही वो समय था, पहले तो नहीं तो जो विद्वान लोग थे ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही समझते थे भगवान श्री राम, उनके कैरेक्टर को या उनका जीवन शैली क्या है। लेकिन जब 1977 से 78 तक रामायण आ गई दूरदर्शन पे, आपको हैरानी होगी, हमारी दादी हमें बताती थी कि हमारे घर जो है वो टीवी था, तो उसमें जब रामायण चलती थी तो सब लोग, पूरा गांव देखता था। या आपके भी बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि जब रामायण टीवी पर चलती थी तो पूरा गांव इकट्ठा बैठ के देखता था। उस समय सड़कों पे कोई नहीं होता था। तो पहले भगवान श्री राम के बारे में सबको समझाया गया अच्छे से, राम, भगवान श्री राम के कैरेक्टर, मतलब क्या कैरेक्टर है उनका, उनका क्या जीवन है। तो 1977-78 में ये आपका लोगों तक भेजा गया। फिर आपका महाभारत इसके बाद में आई, तो महाभारत के कैरेक्टर सब लोगों तक पहुँचे या समझाए गए अच्छे से। आप देखोगे उस युग में क्या हुआ था वो, मतलब उसको हम 1980 का दशक बोलते हैं, या 1980 के बाद में, यानी 1984 के बाद में ही कहें तो 90 तक। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव अप्रोच हुए थे, तो लोगों तक ये विचारधाराएं पहुंची। और फिर लोगों तक, फिर उस समय पे क्या हुआ, भारत का सड़क नेटवर्क भी थोड़ा अच्छा हुआ। सड़क नेटवर्क हुआ तो कांवड़िए बहुत अच्छे से पहुंच पाते थे। तो इस तरह से सब संगठित प्रयास हुए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एक तो क्या बोलेंगे, महाभारत कौन थे, किन के निर्देशन में आई थी? B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाएगा रामायण किन के निर्देशन में आई थी, तो आप कहेंगे रामायण किन के निर्देशन में आई, आपका बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे रामायण जो भैया निर्देशन था वो था रामानंद सागर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे चले भैया। पहले कावड़िया रावण थे, हाँ ठीक है, एकदम सही है। कैलाश पर्वत से लेके आए थे वो, है ना। आओ आगे। तो क्या बोलेंगे, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद? लेते हैं, बच्चों से पूछें। अच्छा, एक बच्चा एक बात बताओ, यस थम्स अप कर करना। एक साथी है हमारे, आपका, हमारी यहाँ पे डिफेंस टीम जो थी वो एसएसबी इंटरव्यू भी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है। बच्चों को एसएसबी के इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। एसएसबी का इंटरव्यू आप समझते होंगे, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, और आपका डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं आपका टेक्निकल प्रोग्राम में जो आपका इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हैं। तो एक साथी हमारे यहाँ से आपका उस प्रोग्राम को क्लियर कर चुके हैं हमारी टीम के प्रयास के द्वारा। तो आप उनसे मिलना चाहोगे, ये बताइए। मिलना चाहेंगे? थम्स अप आ रहा, भेजो 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 भेजो। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट आपका लेंगे। तो क्या बोलेंगे, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर आपको ये बताना होगा, जो महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया है किसारी मोहन गांगुली, KM गांगुली। तो अब तुलना कीजिए, रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? तो रामायण का, वैसे तुलना करना माइंड में, क्या क्या बोलोगे, RTH ग्रिफिथ। रामायण का RTH ग्रिफिथ ने किया है। महाभारत का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा हुआ? गीता प्रेस के द्वारा, महाभारत का। ठीक है, और देखिए महाभारत का ही एक हिस्सा क्या है आपका, वो है आपका श्रीमद् भगवत गीता जी। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का जो अनुवाद है वो भी हिंदी में किसके द्वारा होगा? फिर भैया गीता प्रेस के द्वारा ही होगा। ओके, महा बताइए जरा, तो ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? ये किसका है? गीता प्रेस का, गोरखपुर में है, गोरखपुर में। श्रीमद् भगवत गीता जी, जिसका दूसरा नाम गीतोपनिषद है। क्या है? गीतोपनिषद है। श्री वेदव्यास जी द्वारा इसको रचित किया गया, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? महाभारत का ही एक हिस्सा है, महाभारत का ही एक हिस्सा है। ओके, कितने अध्याय हैं इसमें, पढ़िए जरा, कितने अध्याय हैं? बहुत बार पूछा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता जी में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और आपका कितने श्लोक हैं? ये 700 श्लोक हैं इसमें, 700 श्लोक। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया है? तो आप कहेंगे विलियम विल्किंस ने किया है। तो रामायण RTH ग्रिफिथ, महाभारत केसारी मोहन गांगुली अर्थात KM गांगुली, और आपका गीता प्रे यानी कि आपका श्रीमद् भगवत गीता जी का ट्रांसलेशन किसने किया है? तो आप बोलोगे विलियम विल्किंस ने किया है, विलियम विल्किंस ने। उर्दू में मोहम्मद मेहरुल्लाफ ने किया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्राचीन पुस्तकों की ओर। प्राचीन पुस्तकें, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये क्या है? आपका संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। और अष्टाध्यायी इसलिए इसको बोलते हैं कि अष्ट माने होता है 8, और इसमें कितने 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं। तो 8 चैप्टर्स बोले तो इसमें 8 आपका चैप्टर्स में बटी हुई है अष्टाध्यायी। ठीक है, ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्य की अगर हम बात करें, आपका इनको लिखा है पतंजलि ने। और योग शास्त्र भी किसने लिखा है? पतंजलि ने। यानी कि योग पर, योग तो आप समझते होंगे हमारी, कि भाई हमको योग से किस तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, योग के द्वारा हमारे जीवन को हम किस दिशा में बदल सकते हैं, इस सब के बारे में बताया है किसने? पतंजलि ने। और ये क्या है? हमारा एक दर्शन भी है। आप जानते होंगे भारत में कितने दर्शन है?
तो उनको हम बोलते हैं षड दर्शन, अर्थात 6 दर्शन उनको हम कहते हैं। उन्हीं 6 दर्शनों में से एक दर्शन कौन सा है, जो 6 फिलॉसफीज हैं उनमें से आपका एक फिलॉसफी है हमारा कौन सा, वो है योग। कौन सा, योग। और वो किसके द्वारा है, पतंजलि के द्वारा है। बुद्ध चरित्र ये अश्व घोष है। तो अश्व घोष क्या लिखते हैं बुद्ध चरित्र में, ये लिखते हैं महात्मा बुद्ध का जो लाइफ रहा, महात्मा बुद्ध जी की जो लाइफ है, लिखना इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन, बुद्ध का जीवन और उनका जो दर्शन रहा, उन्होंने लाइफ के बारे में जो फिलॉसफी दी उसको लिखा गया है। किस में लिखा गया है, वो साथी आपका बुद्ध चरित्र में लिखा गया है। महाविभाषा शास्त्र ये भी बौद्ध धर्म की पुस्तक है, इसको वसुमित्र ने लिखा है। और वसुमित्र इसमें क्या लिखते हैं, वसुमित्र लिखते हैं इसमें बौद्ध धर्म के बारे में ही। तो इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। ठीक है, विश्वकोश यानी बौद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ जानना है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। आ गए सर, भेजो ना, फिर ऐसे रुको न मत। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अरे भाई पैर नहीं छूते हैं। आइए, स्वागत है, क्या नाम है आपका, आकाश कुमार झा। मैं भाई से पहली बार मिल रहा हूं, अभी आप सब लोगों के सामने मिल रहा हूं और उनके तने हुए कंधे आपको दिख रहे होंगे। एक बार उनको शुभकामनाएं आप दें। तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका चयन कहां पर हुआ है और आप अपने बारे में जो भी इंट्रो या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। मेरा नाम आकाश कुमार झा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और वैसे मैं मधुबनी बिहार का हूँ। और रिसेंटली मैं सेलेक्ट हुआ हूँ NDA 155 कोर्स में फ्रॉम 4 FSB वाराणसी। आई गॉट रिकमेंडेड एंड नाउ आई विल बी ज्वाइनिंग द इंडियन डिफेंस फोर्सेस फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म सर। आपके तैयारी में क्या योगदान, यहाँ पर सर RWA SSB प्रिपरेशन में मैं ज्वाइन हुआ था, इनरोल हुआ था जून के टाइम में। और मैंने SSB की प्रिपरेशन पूरी यहीं पे करी 21 डेज़ रह के। और किस दिन यहीं रहे थे आप, यस सर, मैं यहीं रहा था मुझे 21 तो नहीं डेज़। मिले तुम एक भी दिन। सर आप जिस दिन वहाँ पे XY वालों का चल रहा था ना, हाँ, तब उस दिन आप आए थे। ओके ओके वहाँ, हाँ सर, हाँ हमें बुलाया था उस टाइम पे। तो वहाँ ठीक है। पर यस सर। आप बताइए कुछ और कहना चाहते हैं, सर आप नहीं ठीक सर, है जी सर। ओके। आपकी इच्छा पूरी हुई फिर, यस सर। हाँ क्लास में आने की इच्छा पूरी एकदम से, ठीक है, बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ो अच्छे से। वैसे इससे अब आगे कुछ नहीं है, देश की सेवा बचती है ना, ठीक है, बाय बाय। तो क्या बचेंगे वापस आएंगे भैया। स्वपनवास बदत्ता, ये किसकी बुक है, ये है भास की पुस्तक, भास की पुस्तक। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, राजा उदयन, सुने हैं आपने कभी, राजा उदयन थे पाटलिपुत्र में एक, राजा उदयन वत्स प्रदेश के। तो ये राजा उदयन की जो मतलब प्रेम कहानी है, ठीक है ना, स्वप्न वासवदत्ता। तो वासवदत्ता उनकी प्रेमिका है, वासवदत्ता उनकी प्रेमिका है, मतलब उनके सपने में आई थी एक बार वासवदत्ता। ठीक है, समझ गए तुम, मतलब राजा उदयन, ऐसे मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ पूरी। राजा उदयन थे, तो राजा उदयन बहुत प्रेम करते थे वासवदत्ता से, तो उन्होंने उससे शादी भी कर ली। ठीक है, प्रेम भी किया और शादी भी कर ली। लेकिन ऐसे स्थिति आ गई प्रदेश में कि भाई जो मगध साम्राज्य था उसके साथ में भी हाथ मिलाना था और मगध की राजकुमारी से भी शादी करनी थी। लेकिन बेचारे प्रेम इससे करते थे तो दूसरी पत्नी कैसे ले आए, तो बड़ी दुविधा में फंसे। तो इनकी इन पत्नी ने इनका साथ दिया कि तुम दूसरी पत्नी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक बात है। ठीक है, शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो दूसरी वाइफ तुम ला सकते हो। सोचो कितना बड़ा समर्पण है। और ऐसे में भैया कहते हैं कि ये फिर कह देते हैं कि भाई क्या सूचना फैलाई जाए। तो इनके जो मंत्री थे वो बहुत चालाक थे, इनके मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहते हैं वो मतलब चाणक्य जी की तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं काफ़ी क्लेवर थे वो भी, गोविंद नारायण। तो वो क्या बोलते हैं कि इनकी मरने की खबर चला देते हैं वासवदत्ता की, कि वासवदत्ता तो मर चुकी हैं, वासवदत्ता अब जीवित ही नहीं। और ये कहाँ रहने लगती हैं, कहीं एकांतवास में। राजा उदयन भी इनसे मिलने जाते थे एकांतवास में, तो उनकी शादी करा देते वो मगध की राजकुमारी से। मगध की राजकुमारी से जब शादी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में खुलासा हो जाता है, लेकिन तब तक क्या है कि वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है तुम्हारी पत्नी तुम घर ही ले आओ, पहली वाली को भी। तो ये उसकी कहानी है ना। एक बच्चा कह रहा सर जी बहुत बड़ा समर्पण है ये तो कामसूत्र, कामसूत्र की बात करेंगे, आपका ये वात्स्यायन ने लिखी है। और यौन शिक्षा पर, जैसे आज आप देखते भी होंगे बहुत पूछी जाती है, कामसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट मानना आप, बुद्ध चरित्र को आप महत्वपूर्ण मार्क करना, ठीक है, और आपका अष्टाध्यायी को आप महत्वपूर्ण मार्क करना। देखिए जैसे आज भी आप देखते होंगे ना कि भाई वो आपका एक वो फिनोमेना चलता रहता है कि भाई सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। अभी भी हमारे गांव में लोग नहीं समझते उन सब चीज़ों को, तो कई बार भ्रूण में हत्याएं हो रही हैं, उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है।
तो ये पहली यौन शिक्षा पर पहली बुक है, यौन शिक्षा पर। लेकिन इस बुक को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है मार्केट में, जैसे ही नाम कोई कामसूत्र का लेता है तो उनको लगता है कि सिर्फ इसमें क्या है, इसके बारे में ऐसे चलता है कि ये पुस्तक सिर्फ सेक्स के बारे में बताती है या सेक्स पोजिशंस के बारे में बताती है। ऐसा नहीं, इस पुस्तक में 36 अध्याय हैं। 36 अध्यायों में से सिर्फ एक अध्याय है जो कि आपका काम स्थितियों के बारे में बताता है। बाकी अध्यायों में दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा आपका, आप जैसे आज लोग देखते हो आपकी वो शादी होने के बाद में भी कहीं ना कहीं वो मुखर रहते हैं, उनके संबंध कहीं ना कहीं और पाए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे रुकेंगी, एक पत्नी पर कैसे लोग मतलब एक पत्नी व्यवस्था के साथ में ही कैसे चल पाएंगे, बहुपत्नी की तरफ ना जाए, दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा, एक परिवार कैसे चलना चाहिए, तो उसमें उन सब आदर्शों को लिखा गया है कि कैसे एक परिवार चलना है। ठीक है, यानी काम के बारे में आप जानते होगे ना, 4 चीज़ों के बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये कहा जाता है जिस प्रकार अर्थ के लिए अर्थशास्त्र पुस्तक बेहद उपयोगी है, उसी तरह काम के लिए कामसूत्र पुस्तक बेहद उपयोगी है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कुमार संभवम ये किसकी है, कालिदास की। और कालिदास को क्या बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर हुए तो इनके बाद में, लेकिन शेक्सपियर से इनकी तुलना की जाती है। क्यों, वाई, कौन बताएगा? क्योंकि शेक्सपियर लिखते थे लव स्टोरीज। शेक्सपियर पढ़े होंगे आपने, जिन साथियों ने बीए को किया होगा वो जानते होंगे शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर ने जैसे रोमियो जूलियट कहानी लिखी है, ठीक है, बहुत सारी प्रेम कहानियां उन्होंने लिखी हैं। बाकी हम जब आपका यूपी बोर्ड में तो जूलियस सीजर उन्हीं का लिखा हुआ है। मतलब राजा प्रेम कहानियां बहुत सारी लिखी हैं उन्होंने, बहुत सारी प्रेम कहानी लिखी। ऐसी भारत में प्रेम कहानियां किसने लिखी हैं? तो भारत में प्रेम कहानियां लिखी हैं कालिदास जी ने। कुमार संभवम, कुमार संभवम, अगर हम बात करें आपसे कुमार संभवम की, तो ये किसकी कहानी है? ये है आपके कुमार पुत्र के जन्म लेने की कहानी। जैसे कि आपको पता हो एक वो राक्षस से, क्या अभी हम नाम भूल रहे हैं उनका, हाँ, तारकासुर। तारकासुर जो राक्षस थे, तो तारकासुर राक्षस के वध के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, भगवान शिव और माँ पार्वती के, है ना, द्वारा। तो वो जो कार्तिकेय थे उन्होंने वध किया था तारकासुर का, तो उसकी कहानी किसमें है आपका? वही कुमार संभवम में कहानी है। कुमार संभवम किसकी बुक है? कालिदास की। रघुवंशम, रघुवंशम, रघुवंशम किसकी है? ये है आपका, किनकी है? कालिदास की पुस्तक है। अच्छा, इसके अलावा भी कालिदास ने पुस्तक लिखी है या नहीं लिखी है? रघुवंश समझ रहे हैं, जिसमें आपका रघुकुल को दर्शाया गया है। रघुकुल को, रघुकुल बोले तो आपका भगवान श्री राम जी के जो आपका पूर्वज थे, पूर्वज थे, यानी किस तरह से आपका रघुकुल चला था। जैसे कि ब्रह्मा मरीचि से लेकर के जो आपका उसमें इक्ष्वाकु भी हुए, आपका कुछ भी हुए, भागीरथ का कुछ है, रघु हुए, आपका अज, दशरथ, फिर भगवान श्री राम हुए। तो वो जो क्रम है, अभी हमने सारा क्रम नहीं बोला है, लेकिन हमने कुछ कुछ नाम बोले हैं। ठीक है, तो ये जो नाम हुए थे ये किसमें? ये रघुवंश में, इस पुस्तक में दर्शाए गए हैं, कौन कौन किन किन ने क्या क्या कार्य किए थे। मालविकाग्निमित्रम, ये साथी आपका कालिदास की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक प्रेम कहानी है। इसमें क्या है आपका? मालविका, मालविका ये तो थी मालवा की राजकुमारी। कहाँ की थी? मालविका मालवा की राजकुमारी थी। और साथ में आपका अग्निमित्र, ये विदर्भ के राजा थे। कहाँ के? अग्निमित्र, जिनको कहा जाता है कि ये विदर्भ के, या उन्हीं, विदर्भ नहीं, विदर्भ, और विदर्भ वाले क्षेत्र में विदिशा में मुख्य शासन इनका होता था। तो ये दोनों अपोजिट थे, दोनों राज्य, दोनों राज्यों की आपस में राइवलरी थी, विरोधी थे दोनों एक दूसरे के। तो विरोधी थे तो इन्होंने क्या किया, फिर भी प्रेम किया। मालविकाग्निमित्रम, प्रेम है ही ऐसी चीज। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं महाकवि कालिदास ने? इन्होंने एक लिखी है ऋतु संहार, ऋतु संहार, जिसमें इन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ऋतु संहार, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ऋतु संहार इनकी पुस्तक नहीं है। एक बहुत चर्चित है मेघदूत। मेघदूत की कहानी सुनी है? यस और नो? सुनना चाहते हो क्या मेघदूत की कहानी? इसमें मेघ नहीं, बादल जो है वो मैसेंजर है। ये कहानी है यक्ष की, जो अकबर के यहाँ पर आपका, अकबर के यहाँ पर, यस यस यस, नो कह रहे हैं, वापस आओ, तो नो कह रहे हैं बहुत सारे लोग, कह रहे नहीं सुनेंगे कहानी। ऋतु संहार, मेघदूत, और एक आपका तीसरी चीज क्या है? वो है विक्रमोर वर्षियम। ये राजा विक्रम और जो स्वर्ग की अप्सरा थी, विक्रम और वर्षियम, स्वर्ग की अप्सरा थी ना उर्वशी, उनकी कहानी है। ये सुनोगे? स्वर्ग की अप्सरा की कहानी, ये भी प्रेम कहानी है। बस तुम इतना जान लो, ये सब प्रेम कहानी है। ठीक है, प्रेम कहानी है। ओके, आगे आएंगे वापस। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। अरे या यस कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं नो कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। तो सुनो, छोटी सी कहानी, बड़ी कहानी नहीं है। मेघदूत में क्या है, आपको साहित्य को जानना चाहिए। ठीक है, उससे रस की उत्पत्ति होती है।
तो मेघदूत में क्या होता है कि एक थे आपका अग यक्ष, और यक्ष ड्यूटी करते थे आपका किसके यहाँ पर, आपका यक्ष ड्यूटी करते थे आपका आप जानते होंगे कुबेर, कुबेर जो अलकापुरी में रहते थे, जिनके पास बहुत पैसा है, धन है जिनके पास में। अब वो भगवान शिव के उपासक थे, अब वो रोज मंत्र पढ़ते थे, भगवान शिव के 100 मंत्र पढ़ते थे, तो 100 कमल के फूल भी उनको चढ़ाते थे, हर मंत्र एक मंत्र के साथ में एक कमल का फूल। तो एक दिन क्या हुआ, यक्ष की नई नई शादी हुई थी, तो उसने अपनी घरवाली को देखा, जब वो स्नान करके आई तो उसने कहा कि तुम्हारे बाल तो बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, तो तुम्हारे बालों में एक कमल लगा देता हूँ। उसको लगा यार मालिक ऐसे थोड़ी है, भगवान शिव जी नाराज हो जाएंगे, एक दिन 99 चढ़ा देंगे तो क्या कमल में दिक्कत हो जाएगी, अभी तो तुरंत क्या है, वही वाली बात होगी। यानी चाह, एक तो होती है कि चाह नहीं कि सुरबाला के क्या होता बालों में गूथा जाऊं, लेकिन उनकी चाह थी कि भाई इनकी पत्नी के बालों में जाना चाहिए ये, तो उन्होंने लगा दिया उधर, उन्होंने पढ़ा अपना ओम नमः शिवाय करके, और जब उनको पता चला कि यार ये तो 99 100वां मंत्र पढ़ के जैसे ही उन्होंने ढूंढा, अरे कमल ही नहीं है, उन्होंने बोला भाई तेरा कहाँ ध्यान है, 100 कमल क्यों नहीं आया आज। उन्होंने बोला जी मेरी घरवाली आज मुझे उसके हेयर्स बहुत सुंदर लग रहे थे, तो उसके हेयर में मैंने लगा दिया बाल को। अच्छा बेटा इश्क में है, इसको उठाओ पटको, इसको रामगिरी पर्वत पर पहुंचाओ। उसको 1 साल के लिए भेज दिया राजा ने, बोला तू अपनी पत्नी से दूर रहेगा, ज्यादा इश्क करना चाह रहा है ना, तो तू दूर रहेगा अपनी पत्नी से। तो उसको बेचारे को भेज दिया वहाँ पे। अब उसको पत्नी, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसको पत्नी की बहुत याद आती थी, लेकिन उसके पास व्हाट्सएप नहीं था, क्या करे, उसके पास ये टेलीग्राम भी नहीं था, प्राचीन समय की बात है। तो उसने बेचारे ने, उसको जो भी लगे, जो भी मिले, उसी से प्रार्थना करे कि मेरी घरवाली जो अलकापुरी में रहती है उस तक मैसेज भेज दे। तो उसने, कहते हैं कि यक्ष को जब आपका बादल मिल गए, मेघ यानी बादल से भी उसने मैसेज भेज दिया कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ, 1 साल बाद लौट आऊँगा, मेरा प्रेम, मेरी आस और तुम्हारे प्रति मेरा जो समर्पण है वो अमर है। ठीक है, तो ये कह दिया उसने। नाट्य शास्त्र बताओ, भरत मुनि की है। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त की हिस्टोरिकल कथा है, और ये ज्यादातर पुस्तकें जो लिखी जाती थी इस समय की दोस्त संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी, संस्कृत भाषा में। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ये यहाँ पर एक गुप्त शासक की कमजोरी को दर्शाता है बहुत ज्यादा। नाट्यशास्त्र तो हम सब आपको बता ही चुके हैं कई बार। देवी चंद्रगुप्तम एक इंपोर्टेंट रचना है, मार्क करना। आप छोटा सा लेटर बना लिया करो अपने नोट्स में, आई आई ऐसे। तो देवी चंद्रगुप्तम क्या रचना है, जैसे आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जिन लोगों ने, सॉरी, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे भारतीय इतिहास में एक राजा हुआ है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हुआ है, नहीं हुआ है, जिसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं। आप कहेंगे हाँ भैया, 335 से लेकर 380 तक वही शासक था। तो समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक तो था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्र बोलते हैं। तो रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त क्या था, छोटा था। कौन बड़ा था, रामगुप्त, आर बड़ा और सी छोटा। क्या बोलोगे, आर सी से याद रख लो, आर बड़ा सी छोटा। तो इसको इसको बेचारे को प्रेम था किससे, ध्रुव देवी से, चंद्र को। इसकी प्रेमिका का क्या नाम था, ध्रुव देवी। ठीक है, लेकिन इसके घर वाले जो थे ध्रुव देवी के, वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा प्रेम है। उन्होंने कहा हाँ, हमको वो जो राजा है ना उधर गुप्त वंश के, तो उनका जो बेटा है छोटा, उससे हमारे प्रेम है। तो उसके घर वालों ने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि तुमको प्रेम है उससे, तो ये तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती एक राजकुमार से। भाई गुप्त वंश आप समझते हो यार, उसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोलते हैं। वो जो गोल्डन पीरियड कहलाता है उसमें किसी राजकुमार से प्रेम हो जाना, घर वालों ने भी कहा वाह वाह। तो वो सब ये सोचते थे कि चंद्रगुप्त ही गद्दी पर बैठेगा, क्यों भैया, बड़ा बेटा क्यों नहीं बैठेगा। ये थोड़ा कमजोर प्रवृत्ति का आदमी था रामगुप्त। लेकिन ऐसी चीज होती है कि समुद्रगुप्त की डेथ के बाद में इसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो इसके घर वाले जो है ना ध्रुव देवी के, वो इसकी शादी इससे नहीं कराते, वो इससे करा देते हैं। होनी किससे चाहिए थी शादी, बताओ फटाफट से। तो होनी चाहिए थी शादी किससे, वो शादी होनी चाहिए थी भैया आपका चंद्रगुप्त से प्रेम था, उसने अपने घर वालों से परमिशन भी ले ली थी, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे। अभी तो शक्ति किसके पास है, तो शक्ति किसके पास में है, वो है आपका रामगुप्त के पास में। रामगुप्त इतना नालायक था कि इस समय शकों का प्रभाव था भारत में, शक बहुत शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रहे थे। शकों ने इनसे कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, ध्रुव देवी, जिसको ध्रुव स्वामिनी भी कहा गया है। इसके ऊपर जयशंकर प्रसाद जी ने भी नाटक लिखा है हिंदी साहित्य में, ध्रुव, है ना, क्या बोलेंगे उनके ऊपर, ध्रुव स्वामिनी के ऊपर उन्होंने भी नाटक लिखा, क्योंकि गुप्त वंश के ऊपर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। तो ये क्या करता है, शक भाषा से कहता है भाई तुम्हारी तो जो है घरवाली बहुत सुंदर है, और अगर तुमने अपनी घरवाली को हमें नहीं सौंपा तो हम तुम्हारे राज्य पे आक्रमण कर देंगे। इतना कमजोर था, कहता घरवाली को ही ले जाओ। तुम सोचो
कह रहा राजा राज्य रहेगा तो घरवाली और आ जाएंगे, इस माइंडसेट का आदमी था। तो इसलिए इसके बारे में ये था कि ये गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस नालायक ने अपनी घरवाली जो है उसको देने को सोच चला गया। तो ये किसके पास जाएगी फिर? ये गई इनके पास में। प्रेम तो इन दोनों का ही था। इन्होंने कहा, "ये देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे भैया।" तो इन्होंने कहा, "एक काम करो, तुम मुझे अपने वो दो, क्या बोलते हैं उसको, घाघरा दो तुम मुझे अपना, और घाघरा और इसके जो कपड़े पहन के शर्ट दे दो एक, और राजकुमारी के भेष में ये गया वहाँ, हम जाएंगे इसके पास में, शक राजा।" तो इसीलिए तो कहा जाता है इसको सकारी। इतिहास में एक वो टाइटल दिया जाता है, सकारी, शकों के अरी, शकों का दुश्मन, शकों को खत्म करने वाला कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो उस शक राजा की इन्होंने डेथ कर दी थी, उसको मार दिया था, मतलब हत्या कर दी थी, उसकी डेथ कर दी थी, नहीं थी, हत्या कर दी थी। तो भैया क्या हो जाएगा? तो इस तरह से कथा है पूरी, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त कहानी। मुद्रा राक्षस बहुत पूछी जाती है, विशाखा दत्त की है, ये भी इस समय की घटना है, आपका इसी समय की घटना है। पृथ्वीराज रासो, आप जानते हो ये किनके बारे में है? पृथ्वीराज रासो, ये तो पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय थे उनके बारे में है, ठीक है, उनकी विजयों के बारे में। क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड के दोस्त थे चंद्रवरदाई, ये दोनों दोस्त हैं आपस में, तो इन्होंने कहानी लिखी है, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मृच्छकटिकम, तो कई बार पूछा जाता, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना। क्या बोलोगे? मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, ओके, मिट्टी का खिलौना। व्रत संहिता, ये वराहमीर ने लिखी है। देखिए वराहमीर जो है, भारत में जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, आप सबको पता होगा, उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय पहले शासक थे, तो उन्हीं 9 में से एक व्यक्ति है वराहमीर। कौन है? वराहमीर। तो वराहमीर तो बहुत जबरदस्त आदमी थे। भारत में खगोल में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा आपका। और वास्तुकला, जो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं आपका, उसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई फटाफट से। आर्किटेक्ट होते हैं जो वास्तुकार होते हैं, तो उनकी कला होती है वो आपका, क्या बोलेंगे उनको? आर्किटेक्चर। तो उसके बारे में इन्होंने बहुत लिखा आपका, वास्तुकला के बारे में। तो वराह मिहिर ने लिखा है। तो इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको एक हवेली दे दी थी, हवेली, हवेली। तो उस हवेली को क्या बोलते थे? मिहिर की हवेली। दिल्ली में दी थी इनको, दिल्ली में रहते थे ये लोग। मिहिर की हवेली, बोलो मेरे साथ एक बार। इनको एक हवेली दी राजा ने कि भाई ये अच्छे रिसर्चर हैं और इनकी रिसर्च हमारे देश के काम आएगी, तो इनको हम सुरक्षा दे देते हैं। हमारे यहाँ पे जाते हैं इसरो के साइंटिस्टों को, ये कहते हैं भैया 60,000 रुपये में कर लोगे सरकारी नौकरी। इसरो का साइंटिस्ट क्या सोचता है, यार 60,000 में बार्क बहावा डीआरडीओ, 1 लाख रुपए में कर लोगे जी। तो वही लोग टिक पाते हैं जिनके अंदर देशभक्ति है, नहीं तो बाकी सोचते इतने कम वेतन में कैसे काम हो पाएगा वो सब। तो ऐसे वराहमीर थे। तो जो राजा पहले बहुत प्रश्रय देते थे, बहुत संरक्षण देते थे, जो लोग विज्ञान में देश को आगे ले जा सकते थे, ज्ञान को आगे बढ़ा सकते थे, तो वो राजा बहुत उनको सपोर्ट करते थे। तो इनको दिए हवेली, मिहिर की हवेली। वही मिहिर की हवेली दिल्ली में आज क्या कहलाता है? महरौली। क्या बोलते हैं उसको? धीरे धीरे हम नाम बदल ही देते हैं, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, उसको हमने बता दिया महरौली। तो वो जो महरौली आज जगह है, वो यही मिहिर की हवेली है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक, इसमें भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा भारत के बारे में। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की है। इसको कहते हैं कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर सुनानी चाहिए, या उनको पढ़ के अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें 84 स्टोरीज हैं, 5 उन्होंने कैटेगरी बना रखी हैं, 84 स्टोरीज हैं, और इसमें बताई जाती हैं एथिक्स वैल्यू, एथिकल वैल्यू, नैतिक शिक्षा। तो ये पंचतंत्र किसके बारे में? नैतिक शिक्षा। और याद रखना ना, ये भारत की सबसे चर्चित पुस्तक है। दुनिया में अगर हम बात करें तो आपका बाइबल के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? वो पंचतंत्र है। बाइबल बिकती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में भारत की ये पुस्तक पंचतंत्र दूसरे नंबर पर आती है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। क्या है इसमें? नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। रीट में पूछा गया था, रीट में, कि आपका पंचतंत्र पुस्तक में क्या आपका वर्णित है, तो नैतिक शिक्षा। क्या बोलेंगे? नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन। कृतार्जुनीयम, ये आपका साथी किसकी पुस्तक है? ये भारवी की पुस्तक है। किसकी? भारवी की, ठीक है। ये है आपका कृतार्जुनीयम। देखो कृत नाम से क्या है आपका? कृत किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं, अर्जुन। भगवान शिव और अर्जुन का एक युद्ध हुआ था नहीं, जब भगवान शिव आपका शिकारी वेश में आ गए थे। आपने यदि महाभारत को देखा हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उनसे क्या लिया था? पाशुपतास्त्र लिया था। जो पाशुपति अस्त्र था वो इन्हीं के पास में, अर्जुन के पास में। तो उसको लिखा है भारवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्त, इंपॉर्टेंट। 10 कुमार चरित्र, इसमें 10 राजकुमारों की कहानी है। हर्ष चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र अक्सर पूछी जाती है, हिस्ट्री की बुक्स भी इसी में आएंगे।
बाणभट्ट की। देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के ही दरबारी हैं। किसके? हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा? हर्षचरित्र को और कादंबरी को। हालांकि ये कहा जाता है कि हर्षचरित्र को जब लिखा गया तो हर्षचरित्र में कुल 8 चैप्टर हैं, तो उनमें से 5 ही लिखे हर्ष ने और 3 लिखे थे आपका किसने? 3 कहे जाते हैं आपका बाणभट्ट ने। यानी कि वहाँ चैप्टर को उच्छ्वास कहा गया, यानी 5 उच्छ्वास लिखे आपका किसने? 5 उच्छ्वास लिखे आपका हर्ष ने और 3 लिखे आपका किसने? बाणभट्ट ने, जो इसका कोट पॉइंट है। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसके हैं? हर्षवर्धन के। तीसरा नाटक और है हर्षवर्धन का, बताओ कौन सा है? तो एक कादंबरी को भी भैया बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना। रत्नावली, प्रियदर्शिका को आई लिखना, आई प्रियदर्शिका। मालती माधव किसकी बुक है? वो भवभूति की बुक है, भवभूति। पृथ्वीराज विजय जगनिक ने लिखा है। कर्पूर मंजरी ये साथी आपका राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव की भैया नागानंद लिखा है हर्षवर्धन ने। बहुत बढ़िया, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं। ओके भैया सैयारा के बारे में कुछ बोलो। मैंने देखी नहीं दोस्त, देखी नहीं, रियली सॉरी, नहीं तो बताते तुमको, रिव्यू देते अच्छा कि सही है नहीं है, देखनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमने देखी नहीं है, अब देख लेंगे तब दे देंगे। ओके गीत गोविंद जयदेव, इतना खुश रहते हो ना तुम ऐसी बातों में, तो यार कुछ ऐसे मसाला मिल जाए, है ना भैया। ट्रिक्स इसमें नहीं लगानी, नहीं बच्चों, नाम पे ट्रिक्स मत लगाना, उलझ जाओगे, पगला जाओगे। पहले एक बार नो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि भैया किसी भी बुक एंड ऑथर को ट्रिक से याद नहीं करेंगे। ये रिक्वेस्ट है हमारा आपसे पर्सनल, हमारे घर के सदस्य होते हुए इस बात को हमारी को मान लेना। भैया अगर ट्रिक्स लगाओगे तो मारे जाओगे, इसको लिख लो कहीं किनारे पे, है ना। ट्रिक्स नहीं लगाएंगे यार। नाम और पुस्तक इतनी पुरानी पुस्तकें हैं, इनको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, बार बार यहाँ ट्रिक्स लगाओगे उलझ जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद ये जयदेव की पुस्तक है। हम बता रहे हैं ना महत्वपूर्ण क्या है, उसको मार्क कर लीजिए। गीत गोविंद, गीत गोविंद में आपका राधा और जो कृष्ण उनके प्रेम के बारे में, उनका प्रेम, उनका फिर विरह हुआ और उनके पुनर्मिलन को दर्शाया गया है इसमें, ठीक है। जयदेव। राजतरंगिणी ये बताता है आपका कल्हण कश्मीर का इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजतरंगिणी यह पूछा जाता है किस पुस्तक में आपका कश्मीर का इतिहास बताया गया है? तो कश्मीर का इतिहास इसके 8 भाग हैं, 8 भाग। सीपीओ ने पूछ रखा है राजतरंगिणी पुस्तक के कितने भाग हैं, तो क्या कहेंगे? 8 भाग हैं, 8 भाग। और ये जो कश्मीर का इतिहास बताती है महाभारत काल से शुरू करके 1151 एडी तक का, यानी कि सन 1151, उस समय पे एक शासक थे कश्मीर में जय सिंह, उनके टाइम तक का शासनकाल ये बताती है। ओके इसके नीचे लिखा हुआ है इसी पुस्तक में कश्मीर के अकबर बताए गए हैं। लेकिन देखिए कश्मीर में अगर आप कश्मीर का इतिहास पढ़ोगे तो कश्मीर में 3 वंश हुए, सबसे चर्चित जो वंश हुए, कारकोट वंश था, उत्पल वंश था, लोहार वंश था। इन वंशों के बाद में एक मीर वंश आया था, उसी का शासक था जैनुलब्दीन। ओके नागानंद ये आ गया आपका, ये तीसरा नाटक है हर्षवर्धन का। ज्यादातर रचनाएं किस में है? यहाँ पर ज्यादातर रचनाएं संस्कृत भाषा में। कथा सरित सागर आपका सोमदेव, इसको पूछ चुका है एमटीएस, किस भाषा में लिखी गई थी कथा सरित सागर? संस्कृत में। एहोल प्रशस्ति अभिलेख ये रवि कीर्ति ने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा। उसके राजा थे, राजा कौन थे? रवि कीर्ति किसके दरबार में रहता था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। वही पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने सन 618 में हर्षवर्धन को, जब वो दक्षिण विजय की सोच रख रहा था तो उस समय पर हरा दिया था नर्मदा नदी के तट पर। उसको लिखा है यहाँ पर राजा हर्ष की पराजय को और पुलकेशिन की जीत को। इसमें क्या है? पुलकेशिन, पुलकेशिन पूछा जाता बहुत बार, किस पुस्तक में या किस प्रशस्ति में पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के युद्ध को दर्शाया गया है? हर्षवर्धन के युद्ध को, युद्ध में पुलकेशिन की जीत, ऐसे लिख लेना ताकि आपको नतीजा भी पता रहे। पुलकेशिन की जीत, पुलकेशिन सेकंड की जीत जो हुई थी, क्योंकि उत्तर भारत में कंट्रोल कर चुके थे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज में थे। सन 606 से 647 तक उन्होंने शासन भी किया था। ओके क्या बोलेंगे? अमरकोश, अमरकोश ये संस्कृत भाषा का शब्दकोश है। ऐसे डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड की, आप देखते होगे इंग्लिश की, हिंदी की, ऐसे ही संस्कृत भाषा की, लिख लो इसको, संस्कृत भाषा का लिख जरूर लेना, है ना। संस्कृत भाषा का शब्दकोश है, किसका है? संस्कृत भाषा का। ये लिखा अमर सिंह ने। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 जो रत्न है ना उनमें से एक है। सूर्य सिद्धांत ये वराहमीर ने लिखा। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान। अच्छा दिल्ली सल्तनत हम आपको पढ़ा चुके,
पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ा चुके हैं, थम्स अप करके बताओ। मिडेवल हिस्ट्री आपने पढ़ा था, इतिहास को जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है सब सब्जेक्ट की, नायक बैच, ठीक है, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए, कम से कम पढ़ चुके हैं तो ये वही पुस्तकें हैं आपका, दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। तहकीक हिंद यानी अल बरूनी जो भारत में आया आपका, जब भारत में आपका आक्रमण शुरू हुए थे शुरुआती दौर पे अरब और तुर्कों के। तबकात नासिरी ये किसकी है, मिनहाजुस सिराज, आपको याद होगा मिनहाजुस सिराज को मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब किताब इंपॉर्टेंट है। मिनहाजुस सिराज ही वो व्यक्ति है जिसने रजिया के बारे में स्टेटमेंट दिए, जैसे कि क्या पूछा गया था सीजीएल मेंस में, तबकात नासिरी 2022-23 प्रीलिम्स और मेंस सीजीएल दोनों में पूछा गया ये पुस्तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो व्यक्ति है जिसने क्या कहा था रजिया के बारे में कि रजिया यदि महिला न होती तो उसका नाम भी श्रेष्ठ शासकों में लिया जाता। ये किस इतिहासकार का कथन है, तो ये कथन है मिनहाजुस सिराज का। ओके, लैला मजनू किरानो सादेन ये अमीर खुसरो की हैं। खजाइनुल फतू और तुगलक नामा एक पुस्तक नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, उसको लिख लीजिए, नूर सिपीहर। हालांकि हमने हिस्ट्री में तो लिखवाई है आपको सारी बुक। अरे भैया लिखवाई है या नहीं, बोले भैया की ही नहीं है क्लास, सो जाते हैं हम कभी कभी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, अक्सर पूछी जाती है। किताबुल रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था। इब्न बतूता मूर देश मोरक्को से आया था, जिसको इब्न बतूता ने दिल्ली का काजी बना दिया था और अपना एम्बेसडर बना के 1342 में चाइना भेजा था, वही इब्न बतूता है ये। मिफ्ता उल फुतूह ये किसकी है, अमीर खुसरो की बुक है। नूर सिपियर को भैया इंपॉर्टेंट मार्क करना बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फतवा ए जहांगीरी ये आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देती है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पुस्तक है, हसन निजामी की। तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन सरहिंदी की है, किसकी है, याहिया बिन सरहिंदी, सरहिंद नहीं सरहिंदी, सरहिंदी, हिंदी वाले सर नहीं है ये मत सोच लेना, सरहिंदी टाइटल है इनका। तारीख है यामिनी ये यामिनी वंश किसका है, इतिहास में यामिनी वंश किसका है, तो ये गजनी का वंश है। जो गजनवी भारत में आया था ना वो किसका था, अल्पतकीन, अल्पतकीन के बाद में सुबुक्तकीन और सुबुक्तकीन के बाद में आपका मोहम्मद गजनवी, तो जो महमूद गजनवी है वो यामिनी वंश का था। तो यामिनी वंश के बारे में इसने पुस्तक लिखी है। यहाँ पे एक बुक और लिखी है, इसी समय पे एक बुक लिखी गई थी शाहनामा। बताइए शाहनामा बुक को किसने लिखा था, शाहनामा बुक को लिखा था फिरदौसी ने, क्योंकि ये इसी दौर में लिखी गई थी, गजनवी के टाइम की पुस्तकें हैं। शाहनामा किसने लिखी, फिरदौसी ने, किसने, फिरदौसी ने लिखी, फिरदौसी ने। ओके, नेक्स्ट। अब आते मुगल कालीन पुस्तकों पर। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, किस भाषा में लिखी थी तुजुक ए बाबरी बताइए, तो आप कहेंगे तुजुक ए बाबरी उसने लिखी थी चगताई तुर्क लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखी थी, चगताई तुर्क भाषा में, चगताई तुर्क भाषा में, ठीक है। मुवैयान किसकी बुक है, बाबर ने ही लिखी है। हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, ये हुमायूं की चचेरी बहन है, कौन है, और किस भाषा में लिखी थी, भाषा आप बताओ भैया, हम आपको हिस्ट्री में बता चुके हैं किस भाषा में लिखी हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी थी, तो इनकी जो भैया आपका क्या बोलेंगे, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी भाषा फारसी थी, क्या थी, फारसी भाषा थी। अकबर नामा ये अबुल फजल ने लिखी। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछेंगे क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं तो क्वेश्चन पूछने के अधिकारी हम हैं, तो हमें ये बताओ आप फटाफट से, अकबरनामा के कितने भाग थे, अकबरनामा के कितने भाग हमने आपको बताए थे, 3 भाग। तो एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है कि कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, तो अकबरनामा जो है इसके 3 भाग हैं, अकबरनामा के क्या है, 3 भाग है। 3 भाग कैसे आप डिसाइड करोगे, जो पहला भाग है उसमें क्या है, अकबर के एंसेक्टर्स जो उसके पूर्वज हैं और अकबर का जो जन्म हुआ उसके बारे में है। दूसरे में क्या है, अकबर का शासनकाल है, ठीक है, अकबर का शासनकाल जो था आपका, यानी कि 1556 से 1605 तक रहा, उसके शासनकाल में। और जो तीसरा पार्ट है ये क्या बताता है, अकबर के समय की जो आपका प्रशासन चला था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसकी पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, तो ये इसका रीन पीरियड हो गया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके एंसेक्टर्स और बर्थ के बारे में हो गया। तो कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं इसके, कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। सर दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाएगी, दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाएगी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाएगी। आओ आगे, बस खुश। आईने अकबरी अबुल फजल, क्या बोलोगे, अबुल फजल। फतुहात आलमगीरी, आलमगीर किस शासक को कहा जाता था भैया बताओ, आलमगीर किस शासक को कहा जाता था,
आलमगीर बताएंगे फटाफट से भैया जी। औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब को। बच्चों फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होती है हमारी कक्षा, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एग्जाम में अपनी कक्षा काम ना आए, नावर। तो क्या बोलेंगे, आलमगीर। ये कौन है, औरंगजेब है, औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल के बारे में फुतुहात आलमगीरी किसके समय को बताती है, औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल। और ये भी याद रखना, अकबरनामा भी फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में, ओके। जहांगीरनामा, ये जहांगीर ने लिखी, जिसको तुजु के जहांगीरी के नाम से भी हम जानते हैं। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण, एसएससी सीजीएल 2022 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि चार चमन पुस्तक किसके शासनकाल को दर्शाती है, तो शाहजहां के शासनकाल को। किसके, नोट बनाए भैया, शाहजहां के शासनकाल को। अच्छा, ऐसे ऐसा 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 अक्लमंद कौन कौन है, सभी तो नहीं होंगे। ऐसा कौन है कि जैसे हमने टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स भेजे, उन नोट्स को प्रिंट आउट करा लेता है, ऐसा कौन है। मैंने देखा किसी का आपका वीडियो, वो मत किया करो, नोट्स बनाया करो अपने, तो आप नहीं तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे अपने घर वालों के, ये मत किया करो, ठीक है ना। नोट्स बनाया करो, खुद लिखा करो, क्योंकि वो हमेशा के लिए होंगे, लाइफ टाइम के लिए होंगे आपके पास में। आप उनको अच्छे से समझ पाओगे, आपको अपनी मेहनत दिखेगी उसमें। तो नोट्स लिखा करो दोस्त, है ना। या ये सोर्स आपको कहीं किताबों में मिल जाए या किसी बुक में है, तो फिर वहाँ पे मार्क कर लो या ऐड ऑन कर लो चीज़ों को, ऐसे किया करो। ओके सर, नहीं लिखते हैं, ओके फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो तुम अच्छे बच्चे हो। मजमुन बहरीन या सीर अकबर दारा शिकोह ने लिखी है, आपको पता होगा। दारा शिकोह किसका बेटा था बताओ, दारा शिकोह शाहजहां इसी को गद्दी पे बिठाना चाहता था, औरंगजेब ने इसकी गुद्दी काट ली थी, तुम्हें पता होगा। सीर अकबर, इसने क्या किया था, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, 52 उपनिषदों का, क्योंकि उपनिषदों में बहुत आपका रुचि लेता था। लीलावती पुस्तक फैजी ने लिखी, नहीं भैया फैजी ने नहीं लिखी है। लीलावती पुस्तक लिखी है भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य भी सेकंड थे, भास्कराचार्य, देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करेक्ट करना। लीलावती पुस्तक लिखी है भास्कराचार्य ने, फैजी ने तो ट्रांसलेशन किया है। फैजी जो अबुल फजल का भाई था, ये हमने हिस्ट्री में भी आपको लिखवाया था, आपको याद होगा, अकबर के जब नवरत्न हमने आपको पढ़ाए थे, तो हमने फैजी में लिखवाया था कि उसने लीलावती का अनुवाद किया है, लीलावती का, ठीक है बॉस, ठीक है। फतवाए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन महमद द्वारा। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, हमीर नहीं हमीद, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। और जो ये पादशाहनामा है ना आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये भी शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताती है। इसके बारे में बताती है, शाहजहां के शासनकाल के बारे में। बच्चों अतिरिक्त कमेंट मत करो। मुंतकवल उल तवारीख, ये बदायूनी की है, बदायूनी की बुक है। आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम के समय की भारतीय पुस्तकें कौन कौन सी चर्चित हैं, या हम आपसे कहें कि उससे पहले लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम से पहले की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक सत्यार्थ प्रकाश। हर व्यक्ति को हम ये कहेंगे, आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश आपको पढ़नी चाहिए, एक पेज तो एटलीस्ट आप पढ़ ही सकते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें, फ्रीडम स्ट्रगल बुक्स, ठीक है। अगर आप हमें प्रॉमिस दे सकते हैं एक, अगर आप हमें गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, तो उस गुरु दक्षिणा के बदले में हम आपसे ये चाहेंगे कि आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेंगे, तो हमें अपनी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन अपने विवेक के साथ में पढ़ना है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ना, ओके। तो हमारी फीस हमें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर तुम अपनी फीस जमा कर सकते हो, इस गिल्ट में मत रहना हम फ्री पढ़े थे, है ना। आए जी वापस। तो इंडिपेंडेंस के पहले की, फ्रीडम स्ट्रगल के पहले, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में लिखी थी ये। लेकिन दरअसल में क्या हो गया था, क्योंकि दयानंद सरस्वती आपका संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, तो जो कुछ शब्दों में वो कुछ और अर्थ लोगों ने निकाले, तो उसके बाद उन्हें लगा कि इसमें थोड़ा सा सुधार करना ज़रूरी है, तो सेकंड एडिशन इसीलिए इसका 1882 में आया था, एकदम से शुद्ध तरीके से। तो उसमें जो भी असंगतियाँ विसंगतियाँ थी, क्योंकि किताब कोई भी आती है मार्केट में, तो उसमें गलती कई बार क्या होता है, प्रकाशक की वजह से, प्रकाशन की वजह से, या कई बार आपका भूलवश गलतियाँ रह जाती हैं, हर एक किताब में रह जाती हैं, तो उनको यहाँ पर दूर किया गया, ओके। गीतांजलि, तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है, एसएससी सीजीएल 2023 में ही पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है आपका सत्यार्थ प्रकाश, तो आप कहेंगे हिंदी में। गीतांजलि पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीतांजलि के लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। तो जो पुस्तक कोई अवार्ड पा चुकी है,
तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी। ओके, गीतांजलि गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की है। पोस्ट मास्टर आपका द पोस्ट ऑफिस, बहुत पूछी जाती है इनकी बुक द पोस्ट ऑफिस। स्ट्रे बर्ड्स आपका वोकेशन है। काबुली वाला बहुत पूछी जाती है, किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। चौखेर वाली एसएससी ही पूछ चुका है इसको, एसएससी पूछ चुका है। चौखेर वाली किसकी बुक है? तो किसकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत बढ़िया अवनिका, आपने एकदम से सही आंसर दिया है। निक्की बहुत अच्छा आंसर दिया है भैया। इनको नोबेल प्राइज 1913 में मिला, 1913 में प्राप्त हुआ था। एकदम ठीक है, जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था तो ये सबके सामने चर्चाओं में आई थी। ठीक है, आपका कौन सी पुस्तक? गीतांजलि। और किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर के फील्ड में मिला था। और ये भारत नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति बने थे इस अवार्ड को पाने। इनसे पहले किसी एशियन पर्सन को नहीं मिला था नोबेल, ये पहले हैं। सिपाही म्यूटिनी, मुझे बताइए सिपाही विद्रोह हमारे देश में किस ईयर में हुआ था? हमने आपको पूरा बताया हुआ है, 1857 में। ऐसी कोई किताब नहीं है जो हमने आपको नहीं बताई हो। ये दयानंद सरस्वती हम आपको बता चुके। सिपाही म्यूटिनी हमने 1857 के संग्राम में आपको बता दी। सिपाही म्यूटिनी, आरसी मजूमदार, ये गवर्नमेंट हिस्टोरियन भी हैं 1857 की, आपका जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके 1857 के। ये तो ये समझिए, अगर आप पहले से पढ़ रहे थे तो आज रिवीजन पे हैं आप। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी हमने आपको बताया था। किसने लिखा था? ये वीर सावरकर, जो आपका विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने लिखा है आपका। ठीक है, सावरकर ने लिखा है। नील दर्पण, नील दर्पण को किसने लिखा है? ये दीन बंधु मित्र ने लिखा है, नील दर्पण। आपको याद हो नील दर्पण पुस्तक में क्या दिखाया गया है? हमने आपको बताया था ये हिस्ट्री में, जब हम आपको किसान विद्रोह या किसान आंदोलन पढ़ा रहे थे, कि नील विद्रोह में जो नील की खेती होती थी उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। और दूरदर्शन पे आपका इनका एक नाटक भी आता था। ठीक है, नाटक भी आता था दीन बंधु मित्र ने। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा, क्या बोलोगे? मोहनदास करमचंद गांधी। की टू हेल्थ, देखिए गांधी जी की पुस्तकों में एसएससी क्या खिलवाड़ करता है, एसएससी उनके नाम को कभी हिंदी में और कभी अंग्रेजी में दे देता है। तो की टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की कुंजी भी आपको दे सकता है, इतना तो आप समझ ही जाओगे फिर। की स्वास्थ्य की कुंजी, चाबी नहीं देगा, कुंजी ही देगा। की बोलते हैं कुंजी, चाबी को, स्वास्थ्य की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी थी उन्होंने? सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में लिखी थी। लेकिन इनके सचिव थे, हमने आपको बताया था, इनके सचिव महादेव देसाई, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जेल के दौरान उनकी मौत हो गई थी, वही महादेव देसाई। तो महादेव देसाई ने इनको क्या किया था? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बहुत चर्चित पुस्तक है, अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है इसका? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भाई साहब किया है आपका, इनके सचिव थे, इनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। महादेव देसाई, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। माई लाइफ माई मैसेज, माई लाइफ माई मैसेज। अब हम आपसे पूछेंगे माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी बुक हमने आपको बताई थी? माई म्यूजिक माई लाइफ, तो क्या कहेंगे? पंडित रविशंकर की बताई थी भैया, जिनका सितार से संबंध है। तो ऐसी पुस्तकों को बहुत पूछता है, माई लाइफ माई मैसेज की, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे इनमें। पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज, ये इंडियन होम रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। हिंद स्वराज भी, और साथ में आपका की टू हेल्थ भी, और तीसरी बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गुजराती भाषा में लिखी थी उन्होंने। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी, गुजराती भाषा। रविशंकर भैया एकदम ठीक आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। शोभू कुमार, शोभू कुमार, शैलेंद्र पाल जी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है भैया। आगे आएंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। अगर आप अपने छात्र हैं तो आंसर दे के बताइए कि कब पब्लिश हुई थी बुक। फटाफट तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स में कुछ जान है। और नहीं तो फिर तो जान है तो जहान है, ये पता होना चाहिए। 1901 जिसने लिखा है वो सारे ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। 1901 वाले सारे ठीक हैं, लिखो इसको जिसको नहीं पता है। अरे भैया सो रहे थे तुम जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तुमको, क्यों सो जाते हो तुम? 1901 तो रिविजन नहीं करते हो क्या? 1901 एकदम से ठीक है, 1901 में लिखी गई थी, लिखो इसको। कई बार मैंने तब भी कहा था आपसे भैया, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 1901 में लिखी गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले, एक साथी विद्वान शिक्षा मंत्री, सबसे पहले व्यक्ति।
इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइंस रोल की है ये आपका, वैलेंटाइंस रोल जो कि आपका भारतीय शांति का जनक कहता है, किनको कहता है बताओ? तिलक साहब को उसने कह दिया। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये है कर्जन। देखो कर्जन किन देशों से आया था? पश्चिम देशों से आया था। यूरोप भारत से किधर है? पश्चिम में है। और पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो कर्जन भी इधर आया पूर्व के देशों में, तो उसने लिखा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व के देशों की समस्याएं क्या हैं, क्या दिक्कत है इनके साथ में। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा। अपने आपको हिस्ट्री में बताया था गांधी जी ने क्या लिखा था? कल्ट ऑफ द बॉम्ब। आजकल के क्रांतिकारी बम की पूजा कर रहे हैं, उनको लगता है कि बम से क्रांति आ जाएगी, तो उनका जवाब दिया था गांधी जी का, किसने दिया था जवाब? भगवती चरण वोहरा ने, कि ये किस लिए जरूरी है, बॉम्ब की आवाज़ क्यों जरूरी है। तो उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने। गणदेवता पुस्तक है आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय की। इंडियन मुसलमान हंटर ने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम, ये बहुत पूछी जाती है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? एस सी बोस, बोले तो सुभाष चंद्र बोस। हम थोड़ा साइड भी हो जाएंगे, जो साथी आपका टेलीग्राम से नोट्स नहीं बना सकते हैं वो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन पिलग्रिम, क्या बोलोगे? सुभाष चंद्र बोस। सर आपका क्या कह रहे हैं, फाउंडेशन में एक बार हिंदी भी पढ़ा दीजिए। हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे दोस्त अब, और फाउंडेशन में क्योंकि एसएससी प्रोग्राम के लिए है, तो एसएससी के कोर एग्जाम्स के लिए। अब आप कहोगे जीडी में आती है हिंदी, लेकिन बाकी एग्जाम्स में नहीं आती है ना। बाकी तो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई होगी हिंदी की, ये बाकी बहुत सारे सर लोगों की प्लेलिस्ट हिंदी की पड़ी हुई है, यूट्यूब पे है, आप कर सकते हैं। हिंदी में कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता, हिंदी में अपडेट नहीं होता कुछ जीएस की तरह है ना। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, ये किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। गीता रहस्य बताओ किस जेल में लिखी थी उन्होंने? तो मांडले जेल में रखी थी भैया, मांडले जेल में, ठीक है। भारत एक खोज एन इंडियन डिस्कवरी, नहीं ये गलत है, ये गलत है भैया, ये सरासर गलत है। ये होना चाहिए क्या? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हम आपको बुक भी सजेस्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? वो मेघनाथ देसाई जी की है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुनर्खोज, ठीक है, वो किसकी है? मेघनाथ देसाई। द लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी है? वो अरविंदो घोष की है। जो अरविंदो घोष पहले एक क्रांतिकारी थे, हमने आपको बताया था, बाद में ये सन्यासी बन गए थे। इन्होंने फिर जब सन्यासी बन गए तो बहुत सारी किताबें लिखी, लेटर्स ऑन योगा, ऐसे पर भी लिखे, आपका गीता पे भी ऐसे लिखे, मदर्स फ्यूचर पोइट्री, सब लिखा इन्होंने। बुद्धा, भगवान बुद्ध के दर्शन और कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के ऊपर पुस्तक लिखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या बोलोगे? बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी बहुत रिपीट करती है। एक पॉलिटिकल बुक है, वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह, हमने आपको बताया था, जो हम मुखर्जी नगर रहते थे तो सबसे पहले सबसे बड़ी किताब हमने यही खरीदी थी, ठीक है, सबसे बड़ी किताब। नहीं तो पहले हमें ऐसा लगता था कि छोटी किताब कम पैसे में कौन सी आ सकती है। तो क्या बोलेंगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह की किताब है। अपना पहला उपन्यास था जो हमने पढ़ा था, मतलब पहली बुक थी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। एक सन्यासी जिसने अपनी, क्या बोलते हैं उसको, फरारी बेच दिया, कई बार हिंदी ट्रांसलेशन में तो ये भी आता है, उसकी अपनी संपत्ति बेच दी। अनहैप्पी इंडिया, वो क्योंकि पतली किताब थी तो वो सस्ती आती थी, और सस्ती भी आपको पता होगा बाहर जो बिकती थी वो, जो काली पीली गंदी हो जाती थी, 50 रुपए में मिल जाती वो किताब। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इसमें एसएससी क्या इस्तेमाल करती है? अनहैप्पी इंडिया को लिख देती है दुखद भारत। भैया हिंदी के अलावा इंग्लिश भी देख लेना, है ना, इंग्लिश भी इसका जरूर देखा करो, दुखद भारत। लेकिन उतना टाइम नहीं होता भैया एग्जाम में कई बार कि दोनों देख पाए हम, तो आपको लगे ना कभी कुछ नाम अजीब सा, अजीबो गरीब सा है, तो उसको देख लेना, कर देते हैं एसएससी वाले कलाकारी। अनहैप्पी इंडिया, दुखद भारत। बंदी जीवन, ये सचिंद्र सान्याल ने लिखा है। ये भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों के लिए जो आपका जेल में जाते थे, पहले क्रांतिकारी दिक्कत नहीं होती थी उनको जेल में जाने से, वो जेल में जाके अध्ययन करते थे, बुक्स लिखते थे, ठीक है कि भैया जेल में जाएंगे, समय मिलेगा, इधर उधर के कामों से फुर्सत मिलेगी थोड़ी सी, और अपना पढ़ेंगे, देश के लिए क्रांति करेंगे, बाहर आएंगे फिर से करेंगे, फिर नहीं तो जेल में अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे आराम से, सुकून मिलेगा। मारोगे पीटोगे कोई दिक्कत नहीं है, पीट लो मार लो, ठीक है, लेकिन सही मूल्यों पर हम बात करेंगे और करते रहेंगे, यही क्रांतिकारी जीवन है।
भारतीय गृह शासन, इंडियन होम रूल, इसको क्या बोलते हैं? एम के गांधी की बुक है, एम के गांधी की। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों गलत कर देते हैं? और अब क्योंकि वहाँ पे वो लोग इमेजिन रखते हैं अपने दिमाग में कि होम रूल लीग जो चलाया था वो तिलक ने चलाया था या एनी बेसेंट जी थी उन्होंने चलाया था, तो तिलक जी का नाम लिख देंगे कई बार। तो भारतीय गृह शासन हो गया। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद जी की है। जो भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। आजकल हम इसी किताब को पढ़ रहे हैं कुकू एफएम के द्वारा ऑडियो बुक से। क्या बोलेंगे आपका? इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट बुक है बहुत। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या बोलेंगे? द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे बाहर पूरी क्या बोलेंगे आपका? विश्व इतिहास पे किसने लिखा है? नेहरू जी ने लिखा है। किसने? नेहरू जी ने लिखा है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजयलक्ष्मी पंडित। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंदिरा गांधी जी के नाम पत्र लिखते थे, नेहरू जी बहुत सारे लेटर्स लिखते थे, तो बंच बोलते गुच्छे को, मतलब कि बहुत सारे लेटर्स। क्या बोलेंगे? सर रविंद्रनाथ ठाकुर इसका रियल नेम है। आप लोग टैगोर क्यों बोलते हो? इसका, हाँ तेरा छोटा भाई है ना, इसका, इसका किसका है, किसका है गाना, कैसे हो बताओ ना, तुम्हें नहीं याद है? उससे पूछो, पूछ के बताओ। बेटा यार थोड़ा सम्मान से बोल लिया करो प्लीज, एक ही बात है वो। टैगोर बोलते हैं उनको, टैगोर फैमिली भी कहा जाता है, ठाकुर फैमिली भी बोलते हैं। इसका वही तो, सीख ही नहीं पाए हम वैल्यूज, है ना? पर हो सकता है किसी और मिशन के तहत बोलते हो। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है, बताओ कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कौन बता सकता है? 11 रूल्स फॉर लाइफ, और आने वाले एग्जाम्स में बहुत पूछी जाएगी, लिख लो उसको। 11 रूल्स फॉर लाइफ किसकी बुक है? ये भी इन्हीं की बुक है। 11 रूल्स फॉर फॉर लाइफ किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है, इन्हीं की बुक है। ओके भैया। 400 डेज, इनकी एक बुक थी रिवॉल्यूशन 2020, रिवॉल्यूशन 2020, 2020, 5 पॉइंट समवन। और इस पे एक बुक, एक किताब, एक वो मूवी आई थी। जैसे एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, 3 इडियट्स मूवी सबने देखी है, थम्स अप करके बताओ। इसको ज़्यादातर भारतीयों ने देख रखा है, स्टूडेंट्स ने तो देख ही रखा है। 3 इडियट्स जो बुक है, ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। भैया चेतन भगत को कोई और काम नहीं है, ये किताब लिखता रहता है, हमको याद करना पड़ता है। हाँ सही बात है एकदम से। वाओ, बहुत अच्छा तुमने तर्क उठाया है। तुम तो ये चाहते तुम कुछ पढ़ना ना पड़े, भैया एक दिन हम लेटे रहें आराम से, और इधर से आ जाए सीबीआई वाले रेड डालने के लिए। नहीं भैया, तुमको नौकरी दे रहे हैं। या किसी दिन भैया रॉ वाले आ जाएं एकदम से, अरे तुम्हारा कितना ज़बरदस्त आईक्यू है, तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है, तुम बहुत ब्रेव भी हो, तुमको हम एजेंट बनाते रॉ में भर्ती करेंगे, ठीक है, RN AW में। और या भैया किसी दिन हम सोते रहें, एकदम से आईबी वाले आ जाएं, यार तुम्हारा बहुत अभूतपूर्व योगदान है देश के लिए, ठीक है, तुम्हारा डेडिकेशन हमको दिखता है, तुम्हारे अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा, तुमको ले चलते हैं, ठीक है, तुमको ट्रेनिंग व्रेनिंग कराएंगे। बेटा पढ़ना नहीं चाहते हो, मजे करना चाहते हो। हाफ गर्लफ्रेंड, ये सबको याद होगी, हाफ गर्लफ्रेंड, जिसमें वो अर्जुन कपूर श्रद्धा कपूर को साइकिल पर बिठा के ले जाता है आगे घुमाते हुए, देखी होगी तुमने। हाँ जी भैया। एक मूवी और आई थी, आपको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत की कायपोचे, तो उससे भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कायपोचे मूवी किस उपन्यास पर आधारित है, बताओ। कायपोचे मूवी, तो वो एक किताब लिखी है आपका, किसने? द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत ने ही। यही बुक है, यही बुक है, चेतन भगत, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, याद रख लेना। 5 पॉइंट समवन। तो कायपोचे मूवी की जो कहानी है वो इस पे आधारित है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भारत विभाजन के ऊपर एक पुस्तक है, ताकि आप विभाजन को जानना चाहें कि विभाजन के समय पर क्या हुआ था, सरकार क्या डिसीजन ले रही थी। ऐसे नहीं कि वो मोटी फिलॉसफी याद रख लो, गांधी ने देश को ये करा दिया, उधर आपका पैसे दिला दिए उनको, इस तरह से नहीं। गांधी जी को समझना पड़ेगा, भगत सिंह जी को समझना पड़ेगा, बाकी सबकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, वो फिर पढ़ना पड़ेगा आपको उसको। ऐसे नहीं कि वो देख के किसी ने, अच्छा वो सर बता रहे थे तो ऐसे ही होता होगा जब सर बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं, है ना। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान बोलेंगे अभी फटाफट से। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड,
द गाइड एक मूवी भी है साथी आपका, यूट्यूब पे इस मूवी को देखने की सलाह हम आपको देंगे। जब आपके पास किसी दिन समय हो, कुछ देखना चाहो तो द गाइड देखना, देवानंद की मूवी है। और द गाइड दरअसल में एक उपन्यास है आर के नारायण का, ठीक है। तो आर के नारायण जी का जो उपन्यास है, इस पर वो द गाइड मूवी बनी है, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है। देखो, अब जब हम लेखक को मार्क कर दें तो इसका मतलब है कि एसएससी के लिए वो लेखक डाई हार्ड है, एसएससी दीवानी है इन लेखक की। इसको तो हम अलग से लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जैसे एक तो आर के नारायण और एक रस्किन बॉन्ड, इन दो की बुक्स ऐसी हैं जिनको एसएससी बार 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 रिपीट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, हम इन बातों को सुन के क्यों खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। तो इसके लिए फिर हमको तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास लेनी पड़ेगी कि भैया जब आपके अंदर कोई ऐसी भाव आती है सुनने के बाद में, तो आपके अंदर वो बोलते हैं ना फील गुड हार्मोन डोपामाइन रिलीज हो जाता है। तो लेंगे हम तुम्हारी बायोलॉजी क्लास किसी दिन, है ना, तब समझाएंगे तुमको सब कुछ, क्या क्या कैसे कैसे होता है, कब कब होता है। क्या बोलेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, माई डेज, मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है। मालगुडी डेज, द डार्क रूम, माई डेज, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। अच्छा, एक बुक है बहुत चर्चित है, वेटिंग फॉर ए वीजा, किसकी बुक है बताओ। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी बुक है, वेटिंग फॉर ए वीजा, फटाफट से बताएं, आंसर करें भैया, वेटिंग फॉर ए वीजा आंसर आएगा। तो कुछ कुछ होता है, तुम स्क्रिप्ट लिखने वाले तो नहीं आगे आज क्लास में, प्यार क्यों होता है। भैया सुनो, हमने तुम्हारी किसी बात का गलत उत्तर दे दिया था, तो हम उसके लिए तुमसे जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हमें तुम्हारे कमेंट का आंसर नहीं देना चाहिए था। तो अब वापस आते हैं, ओके। ये सब मेमोरी डिलीट कर दो सारी, जो कुछ भी थी डिलीट। आओ जी इधर, अब तुम सब कुछ भूल चुके हो, अब तुम सैयारा वाली लड़की की तरह हो चुके हो। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है, वेटिंग फॉर द महात्मा, बताएंगे फटाफट से। वेटिंग फॉर द महात्मा याद रखेंगे भैया। पैक्स इंडिका एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा का मतलब होता है युग, युग, डार्कनेस का एक युग। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये है एरिया, क्षेत्र। तो दोनों किताबें अलग हैं, ध्यान से देखना। हमने इसलिए किताबों को साइड में लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बताई हमने आपको, नेहरू जी की। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की, मेघनाथ देसाई की। इसी तरह एन एरिया ऑफ डार्कनेस इसे थरूर, शशि थरूर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है इस देश के, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं शशि थरूर। और जब हम केरल गए थे तो हमने आपको बताया ना, उनकी लाइब्रेरी हमने देखी, कई बीघे में उनकी लाइब्रेरी है, और बहुत रिसर्चर हैं वो, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत लिखते भी हैं वो। एन एरा ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी है, शशि थरूर, शशि थरूर। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो खुद ही बॉक्स में बंद है, वीएस नायपाल। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये लोकेश शर्मा है, ये लोकेश शर्मा है। क्या बोलेंगे भैया, आपने मूवी देख ली है, नहीं नहीं देखी है, अच्छा तुम इसलिए कह रहे होगे वो भूल जाओगे उसकी तरह, नहीं, ये कहानी हमको किसी ने सुनाई है। दरअसल में हमने किसी को रोकना चाहा उस मूवी को कि नहीं यार क्या देखना है, मतलब कोई हमें ले जाना चाहता था मूवी के लिए, ऐसे समझो। तो जैसे हमको ट्रेलर ऐसे दिखाया गया ना उसका कि ये ट्रेलर है, तो हमने ये कह दिया कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो उसका आस्की 2 और वो रॉक स्टार थी ना उसकी, इन दोनों का मैसअप कर दिया गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे पक्का। और तुमने ये कहा था कि कबीर सिंह मूवी इसीलिए खराब है क्योंकि उसमें वो लड़की को बहुत डिसरेस्पेक्ट करता है, तो डिसरेस्पेक्ट करता है, तो मैंने कहा मुझे भी यही लग रहा पक्का इसमें भी डिसरेस्पेक्ट करेगा लड़की को। लेकिन बाद में जब रिव्यू हमको सुनाया गया तो उसमें ये बताया गया कि नहीं, तुमने मूवी देखने से खुद को कैसे छुड़ाया और कैसे बचाया, हकीकत में तो ऐसा नहीं है इसमें कि डिसरेस्पेक्ट किया हो, उसने तो बहुत केयर की है। मैंने कहा फिर ठीक किया, उन्होंने नहीं देखा तो और अच्छा डिसीजन है। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये किसकी है, लोकेश शर्मा की है, ये लोकेश लोकेश शर्मा की बुक है, लोकेश शर्मा की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बताइए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किनको कह रहे हैं, बोलो भाई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किनको कह रहे हैं। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये बुक लिखी गई है आपका किनके बारे में, बताएंगे, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, देखिए देश में जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो उसकी कदर नहीं होती है,
मैंने आपको पहले भी बताया स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ स्टोरी मैंने आपको बताई। जो स्वामी विवेकानंद जी संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, जिस चंदे के लिए, जिस फंड्स के लिए वो बहुत संघर्ष करते रहे, वो फंड्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। ठीक है, वो बोलते रहे, उनकी कद्र उस समय पर नहीं की गई। अब के लोग क्या है, उनको ऐसे बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत प्रशंसक हैं, बहुत पूजनीय हैं उनके। ठीक है, तो वो जब कोई व्यक्ति रहता है ना, तो उसके होते हुए उसकी कद्र नहीं करता है, और बाद में फिर उनके लिए मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उनके लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं बाद में। तो ऐसे ही मनमोहन सिंह जी थे हमारे कुछ, जब वो थे तो उनकी कद्र आप बताइए क्या थी। जैसे इंदिरा गांधी जी अपने शुरुआती दिनों में सब उनको गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को क्राइसिस के समय पर प्रूव करके दिखाया खुद को, लेकिन नहीं कद्र की किसी ने। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए कि उनको बेहतर तरीके से बहका कौन सकता है। मनमोहन सिंह, संजय बारू, माई कंट्री माई लाइफ। अभी हमने तो आपको दो पुस्तकें और बताई, अब हम आपसे पूछेंगे माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बताई थी हमने आपको। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बताई थी हमने आपको, बताओ फटाफट से। तो माई म्यूजिक माई लाइफ आप कहोगे भैया ये पंडित रविशंकर की है। अच्छा, माई लाइफ माई मैसेज ये किसकी बताई हमने, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से। द आइडिया ऑफ जस्टिस ये अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन भारत के एक महान अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी भी थे, क्योंकि उन्होंने आरबीआई में भी काम किया हुआ था। अच्छा मुझे बताओ, अमर्त्य सेन जी को क्या आप बता सकते हैं कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला, नोबेल प्राइज कब मिला, फटाफट से बताएंगे। नोबेल प्राइज उनको कब मिला। गांधी जी एकदम सही आंसर आप सब लोगों ने दिया है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। लिखना नहीं है, हम प्राइज में आपको बताएंगे। आई एम नो मसीहा, दरअसल में आपको पता होगा हमारे देश में आपका क्राइसिस आया था, पैंडेमिक आ गया था जब कोरोना, तो सोनू सूद जी ने बहुत हेल्प की थी लोगों की, आगे बढ़ के हेल्प की थी। जब लोग घरों में से भी नहीं निकल रहे थे, जब लोग थालियां पीट रहे थे, तो उस समय सोनू सूद आपका ग्राउंड पर थे, तो लोगों ने उनकी मसीहा वाली इमेज बनाई थी, एक मसीहा। ठीक है, कि भाई हाँ मानवता के लिए लोग आगे आए हैं। तो उस समय पे क्या हुआ आपका, आई एम नो मसीहा, तो इन्होंने एक किताब लिखी कि भैया हम मसीहा नहीं है, हम मसीहा नहीं है, ओके, मसीहा नहीं है। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, क्या बोलोगे, अमेजिंग अयोध्या ये नीना राय की बुक है। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का जो कोर्टिंग है, कोर्टिंग का मतलब है कि भारत का जो न्यायपालिका, न्यायपालिका के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। हिमालयन ब्लंडर, ये बहुत, हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं बहुत बड़ी भूल को, तो यानी कि 1962 का जो भारत चाइना युद्ध था उसमें क्या हुआ था, उसके ऊपर पुस्तक लिखी गई है हिमालयन ब्लंडर। ये पुस्तक भी आपके पढ़ने योग्य है। 1962 के, पूछ लिया हिमालयन ब्लंडर किस पुस्तक, किस थीम पर आधारित है, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध के बाद में ही आपका इस सदमे से नहीं उबर पाए थे नेहरू जी, नेहरू जी को हार्ट अटैक आ गया था बाद में। 1962 भारत चीन युद्ध। हिमालयन ब्लेंडर, क्या बोलेंगे, हिमालयन ब्लेंडर बोलेंगे फटाफट से, क्या कह रहे हैं दिखाएंगे। घायल फौजी तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, पिटाई हो जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनकी पुस्तकें पढ़ें, विंग्स ऑफ फायर माई ऑटोबायोग्राफी, एमटीएस 2023-24 दोनों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपको याद ही होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी भारतीय सेना में जाना चाहते थे, और भारतीय सेना में जब वो जाना चाहते थे तो उनके साथ में क्या हुआ था, उनका एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था। जैसे अभी हमने आज ही की क्लास में आपको दिखाया एक साथी, तो ये जो हो गए हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम जी होना चाहते थे एक समय पर, लेकिन वो एसएसबी अपना नहीं क्लियर कर पाए। तो उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि मैं कैसे उड़ते हुए जहाज़ों को देखता था, उधर साउथ में वो रहते थे जब, तो वहाँ अक्सर कहते हैं कि मैं हवाई पट्टी के किनारे जाके बैठता था, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए जो किया वो अभूतपूर्व है। ठीक है, उन्होंने इस देश के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था बताओ, हमने आपको बताया प्रैक्टिस सेशंस में भी, या हमने जब भारत के राष्ट्रपति बताए थे तब भी बताया था, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम हमारे देश में किसने चलाया था, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने चलाया था 1982-83 में, और भारत को सशक्त बनाया। ओके, तो ये उन्होंने सब कुछ इसमें लिखा है अपनी पुस्तक में, विंग्स ऑफ फायर में। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, इसको हिंदी में भी लिख देता है, लिख लो हिंदी में, अग्नि के पंख, अग्नि के पंख। ठीक है, अग्नि के पंख, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, यू आर बॉर्न टू ब्लोसम, तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो, तुम किसके लिए पैदा हुए हो, तुम सब चमकने के लिए पैदा हुए हो, यू आर बॉर्न टू ब्लोसम। ठीक है, अपना दमन मत करवाना, साइन करना, साइन करना। फेलियर इज ए टीचर, ये भी
यानी कि कभी आप फेल हों तो उसको शिक्षाप्रद समझना, शिक्षा लेनी है उससे भी। हाँ, हार से हम टूटते हैं, हम ये नहीं कह सकते जब जब हारें तब तब उठ खड़े हो जाओ। हार प्रभावित करती है, लेकिन कुछ समय बाद खड़े होना ही होगा। टर्निंग पॉइंट्स है, इंडोमिटेबल स्पिरिट है, इंडिया 2020 है आपका, और टारगेट 3 बिलियन है, ये इनकी बुक्स हैं। इंदिरा गांधी जी की इंपॉर्टेंट बुक है माई ट्रूथ, बहुत पूछी जाती है। माई ट्रूथ ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स, इटरनल इंडिया, भारत के प्रधानमंत्रियों की किताबें आएंगी, भारत के प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू की बात करें अगर हम, तो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, मैंने क्या कहा, वो पत्र लिखते थे। और अभी हमने बताया था द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच। तो लेटर्स की बात आ रही है तो किसको याद रखेंगे, नेहरू जी को याद रखेंगे, नेहरू जी को। ठीक है भैया, नेहरू जी को याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, क्या बोलोगे, साक्षी भाव, इन्होंने बुक लिखी है। ज्योति पुंज बुक लिखी है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है, तो किसकी बुक है, ये मोदी जी की बुक है। ओके। इंद्र कुमार गुजराल, ये आपका मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इन्होंने लिखा, ये भी देश के आपका राजनेता रहे चर्चित। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चेंजिंग इंडिया किस प्रधानमंत्री की, पूछेंगे किसकी पुस्तक है। कई बार ऐसा होता है 4 प्रधानमंत्रियों की पुस्तक लिख के दे देता है आपको, ठीक है, और सही मैच के लिए पूछ लेता है, सही मैच के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। क्या बोलेंगे, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी, आप कहेंगे चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, दिखाएंगे भैया, ऊपर दिखाओ, बोलेंगे भैया जी एस सुधा बुक किसने लिखा, उसमें छूट गया है बच्चा, किसी भी किताब में संपूर्ण नहीं लिखा जा सकता, आपके नज़रिए से वो छूट गया है, लेकिन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उसमें जितना शामिल किया जाना चाहिए था उससे ज़्यादा है उसमें। ये मानक है देखने का। दरअसल में स्टूडेंट क्या देखते हैं, अच्छा मुझे जो अभी चीज़ पढ़नी है वो इस किताब में है या नहीं है, तो किताब ऐसे नहीं लिखी जाती है कभी भी, है ना। तो ये तो आपको विचार करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स किस तरह से अरेंज होने चाहिए, ऐसा तो बच्चे मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमारे वो प्रकाश भैया थे, तो उन्होंने कहा तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ये ले लो 1487 पेज की किताब। 1487 पेज, उसमें लिखा हुआ था सब कुछ, लेकिन उसमें भी सब कुछ नहीं था, तो पॉसिबल नहीं है ना, कि सब कुछ एक ही किताब में आ जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब बन जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन और ड्रामेटिक डिकेड, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, जीएस सुधा बुक के लिए जिस दिन एग्जाम होगा तब हम आपको दिखाएंगे किस एक एग्जाम में वो कितनी बेनिफिशियल रही है, बाकायदा दिखाएंगे आपको, है ना, डोंट वरी। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, प्रणब मुखर्जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडियन फिलोसफी। देखो इंडियन फिलोसफी पर भारत में 2 चर्चित किताबें हैं सबसे ज़्यादा, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक है, और एक कौन सी आती है आपकी, एच एस सिन्हा, उनकी पुस्तक बहुत फेमस है आपका इंडियन फिलोसफी पर, भारतीय दर्शन यदि किसी को पढ़ना और समझना है तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा को पढ़ेंगे पहले और फिर पढ़ेंगे किनको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। मदर टेरेसा, डॉन मेमोरी लाइन। सलमान रश्दी, एसएससी के इम्पोर्टेंट राइटर, इम्पोर्टेंट राइटर एसएससी के महत्वपूर्ण कौन है, सलमान रश्दी। देखिए ये आपको ईयर याद नहीं रखना है, मान बुकर अवार्ड लिखा हुआ है, ये हमने सिर्फ इसीलिए आपके लिए नोट डाउन रहता है हमारे नोट्स में कि आप ये समझ पाओ कि ये इम्पोर्टेंट राइटर हैं और इनकी किसी बुक को अवार्ड मिला है। दरअसल में हम आपको ये अवार्ड्स में बताएंगे कि मैन बुकर या बुकर अवार्ड ये एक ही का नाम होता है, और 5 भारतीय ऐसे हैं जिनको मैन बुकर अवार्ड मिल चुका है, उन्हीं 5 में से एक सलमान रश्दी हैं, और उनको मिडनाइट चिल्ड्रेन सैटनिक वर्स मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटनिक वर्सेज, द गोल्डन हाउस, सेम क्विचेटो, इनकी आधुनिक लिखी हुई किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया। किरण देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किताब पढ़ी हुई है आपने कभी, यस और नो, किरण देसाई। इनकी बेटी का नाम और बताओ, कोई बता सकता है, उनकी भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो बार बार पूछी जाती है। यहाँ भैया हमारे कोई जहरीला मच्छर खा गया है, बताओ फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं पता है इनकी बेटी का नाम, पता होना चाहिए किसी को, बोलेंगे क्या, बोलेंगे किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
अरविंद अडिगा, इनको भी बुकर प्राइज मिला था द वाइट टाइगर के लिए 2008 में। सिलेक्शन डेज इन्होंने लिखी है, द लास्ट मैन इन द टावर और एमनेस्टी। ये सभी किताबें जितनी भी लिखी हुई हैं, ये मत सोचना कि भैया आप इन पे मार्क नहीं कर रहे हैं तो हम इनको छोड़ दें क्या। एक एक किताब एसएससी ने पूछी हुई है, एक एक बुक, ठीक है, एक एक बुक पूछी हुई है एसएससी ने। थम्स अप करें जी भैया, हम इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। वीएस नायपाल, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये हमने अभी बताई थी आपको। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है, वो शशि थरूर ने लिखी है। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, अब भारत में लाखों विद्रोही लोग हैं, ठीक है। विक्रम सेठ, एसएससी के फेवरेट राइटर। जब हम राइटर को मार्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि राइटर की सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, द ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय एक किताब है। एन अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय कौन है बॉलीवुड में बताओ। अनसूटेबल बॉय वो है आपका करण जौहर, तो उसने लिखी है वो किताब, अनसूटेबल है वो। एन सूटेबल गर्ल, ये विक्रम सेठ की है। एन इक्वल म्यूजिक, ये इनकी। और टू लाइव्स बहुत पूछी जाती है। टू लाइव्स और गोल्डन गेट सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक्स हैं एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में। शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल। और आपका वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, इसके तर्क आपको मिलेंगे, आपके हिंदू होने का अर्थ क्या है। तो बहुत शानदार किताब है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पढ़नी चाहिए। झुम्पा लाहिड़ी की द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ, एसएससी के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछी गई किताब है। क्या बोलेंगे, द नेम सेक। अरे भैया क्या है, क्या चला दिया है डॉक्टर साहब, कॉलर ट्यून है तुम्हारे फ़ोन में ऐसी है। था क्या ये तो बताओ, बता नहीं रहे हो। मैं बहुत कमाल इंसान हूँ, तुम्हें भी आवाज़ आई, तो मुझे ही आई है बस। झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और द नेम से किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। नीलोत्पल मृणाल, नीलोत्पल मृणाल इनकी बुक है, साथ ही बहुत चर्चित है आपका डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट की कहानी है संतोष की। और इस किताब में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि कैसे आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो अपने जीवन में, एक समय पर वो लक्ष्य आपके लिए सबसे बड़ा होता है। तब आपको लगता है कि ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आप उस लक्ष्य पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद की हकीकत दूसरी होती है। तो इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने एस्पायरेंट को ये दे आपका समझाने का प्रयास किया है कि आपको मतलब अपने जीवन में जो निर्णय है ना, वो सोच समझ कर लेने चाहिए। हमारा जीवन जो होता है वो हमारे निर्णयों की वजह से होता है। तो उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक के द्वारा, क्योंकि वो संतोष सपना देख लेते हैं कि भाई मैं आईपीएस हो जाऊंगा, तो फिर वो शादी भी ऐसे ही घर में कर लेते हैं जिस घर में पहले से आईएएस फैमिली होती है। तो वो लिखते हैं कि पिछले 4 महीने से जो देवता की मुझे महसूस हो रहा था खुद को कि मैं एक देवता हो चुका हूँ, लेकिन जिस घर में तीसरी पीढ़ी से आईएएस आईपीएस हूँ तो उसके लिए तो कॉमन चीज़ हो जाएगी ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वहाँ उनको वो इज्जत मिली नहीं। और उनके पिताजी जहाँ उनसे शादी करने के लिए कहते थे कि भैया मंत्री जी की लड़की का रिश्ता आ रहा है, तो वहाँ वो करते नहीं हैं। तो बाद में मतलब बहुत नेगेटिव साइड पर वो स्टोरी ख़त्म होती है, नाम भी नहीं ले सकते, उतनी नेगेटिव साइड पे ख़त्म होती है स्टोरी। तो ये दर्शाया गया है कि आपके जीवन में निर्णयों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। एक किताब इन्होंने लिखी ओघड़, क्या लिखी, ओघड़। और एक किताब इनकी अभी रिसेंट में लिखी थी इन्होंने, ओघड़ भी लिखी थी एक रिसेंट में। किसी को पता है क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए। नीलोत्पल मृणाल, ये तैयारी करते थे यूपीएससी की, फिर ये कवि हो गए, अब तो बिहार में एक प्रसिद्ध कवि हैं। हाँ, वाइफ इनकी आईपीएस ही है, डिनिप्स कोटे एसीपी हैं वो। खुद नहीं हो लेकिन वाइफ है इनकी। बताएं भैया, हमको इनकी एक बुक है वो याद नहीं आ रही है अभी, अभी रिसेंट में आई थी इनकी एक किताब। आउटराइट, नहीं 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 नहीं, अभी हमको याद नहीं आ रही है। देखो शुभम भाई एक बार मोबाइल में सर्च करो, ये देखो नीलोत्पल मृणाल न्यू बुक, अभी रिसेंट में एक किताब आई थी, उनको पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको याद कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए अभी उसे। ट्वेल्थ फेल, अरे नहीं यार, ट्वेल्थ फेल नहीं, ट्वेल्थ फेल नहीं बोलेंगे। बोलो भैया देख के एक बार। नाइफ भैया सलमान सलमान रश्दी की, हाँ उसको हमने आगे लिखा हुआ है,
और रिसेंट यार जादूगर, एक साथी ने लिखा, ऊपर कमेंट दिखाओ। यार जादूगर बिल्कुल ठीक लिखा है। यार जादूगर किसने लिखा है दिखाओ, यही किताब है, यही किताब है, मैं नाम भूल रहा था इसका, यार जादूगर। ये लिखा हमारा अंशी सिंह, एकदम ठीक है दीदी। हिटलर की माइन कैम्प, हिटलर का मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष उन्होंने लिखा है। आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बार यूपी पुलिस के पेपर में क्या नाम से पूछी गई थी किताब? मामूली चीजों का देवता। एकदम हिंदी में लिख दिया था उसको, क्या बोला था? मामूली चीजों का देवता, मामूली चीजों का देवता। भैया मार्क करते हुए चल रहे हो आप या नहीं? मार्क करते हुए चल रहे हैं बॉस या नहीं चल रहे हैं? हम तक मैसेज भेजें, अभी पता चले मार्क ही नहीं कर रहे हो। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आज़ादी इन्हीं की पुस्तक है। मार्क तुली ने लिखा है हार्ट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मार्क तुली। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत पूछा जाता है इसका ईयर भी, किस ईयर में आई थी? 1859 में आई थी, 1859 में। और इनकी एक बुक आई थी डेसेंट ऑफ मैन, क्या आई थी? डेसेंट ऑफ मैन, डेसेंट ऑफ मैन। ये आपका मानव जाति के उद्भव के बारे में पुस्तकें थी। जब इन्होंने बात की थी कि नहीं बाइबल, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि नहीं भैया 6 दिन में पृथ्वी नहीं बनी है बाइबल के अनुसार, तो इनको मारने के लिए लोग खोज लिए थे, भाग लिए थे इनके पीछे। आपको पता है दुनिया में जब भी तार्किक बातें हुई हैं उन लोगों को मारने के लिए प्रयास हुए हैं। गैलीलियो के साथ में क्या हुआ था, पढ़ो एक बार। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति थे, वो चलाते थे अंधविश्वास उन्मूलन समिति, कि अंधविश्वास इस दुनिया से दूर होना चाहिए, लोगों को थोड़ा तार्किक होना चाहिए। अंधविश्वास किस तरह से धर्म को भी और देश को भी कमज़ोर करता है। जब व्यक्ति का वो अंधविश्वास टूटता है तो उसका विश्वास सिर्फ धर्म से नहीं, भगवान से नहीं, सभी लोगों से उसका विश्वास टूट जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समितियाँ चली हैं। नरेंद्र दाभोलकर, उनकी हत्या कर दी गई थी 2013 में। ना जाने कितने लोगों की, जिन्होंने अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रयास या प्रोग्राम चलाए, उनकी हत्या कर दी गई। जिन्होंने तार्किक बातें की, विज्ञान की बातें की, सबको कैद कर लिया गया। प्राची ऐसे नहीं कि यहाँ हमारे देश में ही, सब जगह। यूरोप में किसी ने उसके लिए बात की, ठीक है, ईसाइयत में किसी ने बात की, इस्लाम में किसी ने बात की, आपका सनातन में किसी ने बात की, उनको पकड़ लिया लोगों ने, बोले इधर आ जाओ, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, तो ये याद रखेंगे, जातियों का उद्भव उन्होंने बताया था, सही मायने में जातियां कैसे बनी हैं, कैसे बनी हैं। बेनजीर भुट्टो की डॉटर ऑफ डेस्टिनी। नीरज सी चौधरी ने किताब लिखी पैसेज टू इंग्लैंड। एक किताब लिखी गई थी पैसेज टू इंडिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। ए पैसेज टू इंडिया, कौन बताएगा ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है E.M. फोस्टर ने। किसने? ये आपका फोस्टर ने बुक लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। नीरज सी चौधरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नीरज सी चौधरी, क्या बोलेंगे? ए पैसेज टू इंग्लैंड। V.S. नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और मैजिक सीड्स, V.S. नायपाल की है। एल बॉसम, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, ये रही E.M. फोस्टर की बुक है, ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड की 9 डेज वंडर है। आइजैक न्यूटन ने जो गति के साथी नियम दिए थे, तो किस किताब में दिए थे? द प्रिंसिपिया में। कितने साथी बता सकते हैं द प्रिंसिपिया बुक किस ईयर में आई थी? आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, बताएंगे फटाफट से, सारे लोग आंसर करें। 1687, ड्रीम लूप म्यूजिक ने सबसे पहले आंसर दिया और परफेक्ट आंसर है मेरे भाई आपका। ईयर लिखें सब लोग, 1687 में आई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट, एज आई सी इट। E.F. सुमाकर की स्मॉल इज ब्यूटीफुल, SSC हर ईयर इस बुक को रिपीट करता है आपका। मून वॉक कौन करता था? माइकल जैक्सन। मून, गाना याद नहीं आ रहा मुझे अभी। मून वॉक क्या बोलोगे आपका? ये है माइकल जैक्सन। मतलब दरअसल में मैं तो चल ही रहा था, ठीक है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा ना नीचे पैरों के नीचे क्या है, तो मून वॉक समझ लो। तो मून वॉक किसकी है? माइकल जैक्सन की है, इसी के लिए वो चर्चित थे। जिन्ना इंडिया आजकल करके दिखाते हैं लड़के मून वॉक, हैट पहन के ऐसे, और फिर मून वॉक करके दिखाते हैं वो। अरे भैया बात ये नहीं है कि तुम उस चीज़ को कर रहे हो अब 50 साल बाद, उसने वो चीज़ 50 साल पहले की है। आज कोई धोती पहन के गांधी थोड़ी हो जाएंगे, कैसे धोती पहन ले, टोपी पहन ले, लाठी ले ले, गांधी हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी है ना। समय की बात है, किस समय पर किसने क्या किया। मून वॉक क्या बोलोगे आपका? माइकल जैक्सन की बुक है। जसवंत सिंह जिन्ना इंडिया। पार्टीशन, पार्टीशन जसवंत सिंह। इंडिपेंडेंस जसवंत सिंह, इंडिपेंडेंस, ठीक है। पार्टीशन ये भी भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तस्लीमा नसरीन कहाँ की लेखिका थी? ये बांग्लादेश की लेखिका है। कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की लेखिका है, बांग्लादेश की,
ठीक है। और इन्होंने इनको वहाँ पर बैन कर दिया गया क्योंकि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ में लिख दिया काफ़ी, ठीक है। इन्होंने लिख दिया कि इनको जिन प्रथाओं पर इन पर प्रश्न उठाने थे तो इन्होंने उठा दिए बहुत सारी प्रथाओं पर प्रश्न। लज्जा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अमर में बेला निषिद्धा, फ्रेंच लवर। फ्रेंच लवर किसकी बुक है ये तस्लीमा नसरीन की बुक है, तस्लीमा नसरीन की। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका तस्लीमा नसरीन की। प्रैक्टिस भी हम आपको कल ही कराएंगे। कल हमारा एक तो सारे आप नोट बना के तैयार रखना। खिलाड़ियों की पुस्तक है तो उनको हम आपको लिंक अप करके याद करा देंगे, क्योंकि वो एक टेबल में है, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, नहीं तो हम हटा हटा के याद कर लेंगे हाथ छुपा के। ओके। एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, वो आपको आंसर देना है। कल फिर हम आपके लिए क्वेश्चन रखेंगे और प्रैक्टिस रखेंगे। एक बार रिपीट जरूर करना। फिर हम आपसे कहेंगे दोस्त कि बुक्स एंड ऑथर्स में कोई ट्रिक मत लगाना, जर्नल वे में उसको पढ़ना है, जर्नल वे में उसको पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कि प्रायोरिटी पर किन को रखना है अपने रिवीजन के टाइम पर, और बार बार उसको रिपीट करना है, ठीक है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है बॉस। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं कल।